अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग होने वाली थी। एक बड़ा क्लब में गए, एक शहर में गए, ऑफिस खोला, बड़े घर के लड़कों को बुलाया, लड़कों से दोस्ती की, किडनैप किया, बिना एक गोली फायर किए करोड़ों रुपए उगा लिए। जो अमेरिका में 9/11 हमला जिसने करा था, करवाया था, उसको आप ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके थे। अतीक अहमद के लिए बोला जाता है कि दैट आप उनके पीछे इस कदर पड़ गए थे कि पत्नी थी वो आपके पास आई थी। अशरफ ने, जिससे भाई मारा गया था इसके साथ, अतीक के साथ, इसने यतीम खाने में जो बच्चियों का था उसकी दीवार गिरा के गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसने कब्जा कर लिया यतीम खाने की बेशकीमती जमीन पे। खबर ये हो गई कि शायद इनका एनकाउंटर होने वाला है, जेल के अंदर अब तक पहुंच जाए। तो उनकी वाइफ जो उनका बच्चा असद था जो मारा गया, इतना बड़ा था, लेकर के आई और ये कहा कि मुख्तार अंसारी ने ये कहा जैसे ही मैं डीजीपी हुआ कि ये मेरी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। साइकिक एक गैंगस्टर क्रिमिनल था, महावीरा। हाँ। जैसे दरोगा उनकी वाइफ जा रहे थे नाव पे, वो भी बैठ गया और बीच रास्ते में दरोगा के सामने बीवी का किया रेप और फिर बीवी के सामने दरोगा जी को गलासे से काट के नदी में फेंक दिया। दैट व्हाई ये सिस्टम में ऐसे कैसे बन रहे हैं गैंगस्टर्स? एक मुख्यमंत्री था कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहा है। तो संदेश बड़ा क्लियर है कि जब कुत्ता हमारा दोस्त है तो माफिया क्या होगा। और एक योगी जी है जो सदन के प्रेसिडेंट का मिट्टी में मिला दूंगा। सो वेलकम बैक टू द प्रतीक शो, जहां पे मैं आपके लिए अमेजिंग गेस्ट लेके आता रहता हूं। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो आपके लिए बहुत खास होना है, बिकॉज आप बहुत कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजी पे सीखोगे, लॉ एंड ऑर्डर पे सीखोगे कि भाई क्यों ये क्राइम्स हो पाते हैं, पुलिस उन पे एक्शंस क्यों नहीं ले पाती, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिले। तो आज के जो गेस्ट हैं वो भी बहुत खास है। आज हमने इनवाइट करा है फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड डीजीपी इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन पुलिस। तो आज हमने विक्रम जी को बुलाया ताकि वो हमें अपनी जर्नी के बारे में बता सकें। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक आईपीएस से, और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने डीजीपी रैंक तक इसको लेके गए, एंड उसी की वजह से, अपनी मेहनत और लगन की वजह से, उनका नाम मोस्ट हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर में गिना जाता है। एंड पहली बार इन्हीं की लीडरशिप में एसटीएफ का गठन करा गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, दैट इज स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका नेतृत्व विक्रम सिंह जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर करा गया था। बिकॉज एसटीएफ की मदद से ही बहुत सारे खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया गया है और लोगों को न्याय दिलाया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक ऑफिसर को आई एम सॉरी टू फायर यू बोला था। मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी की। एक किस्सा है इनका जिसमें राजीव गांधी ने इनको सॉरी बोला था, एंड ही इज वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अपने टाइम पे उस समय के खूंखार अपराधियों का सामना करा है, इनफैक्ट आतंकवादियों का सामना भी करा है। मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अंसारी की, मैं बात कर रहा हूँ अतीक अहमद की, मैं बात कर रहा हूँ अहमद उमेर सईद शेख के बारे में, जो एक आतंकवादी था जिसने हाईजैक करा था जो हमारा प्लेन गंधार ले गए थे, उसका ही हाथ था, जिसने इंडिया से मसूद अजहर को रिहा करवाया था। डिमांड थी उनकी कि जब आप मसूद अजहर को रिहा करोगे, और जो 9/11 के हमले में भी दोषी था। तो अपने टाइम पे इन्होंने आतंकवादियों का भी सामना करा है, और अभी इस समय नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, एक ऑथर भी रह चुके हैं। तो इनका 35 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है पुलिस सेवा में। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में डील करा है, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां देखी हैं अपनी लाइफ में। तो आज इनकी जर्नी से आज हम सीखेंगे, नॉलेज लेंगे कि आप क्या लाइफ लेसन्स ले सकते हो। आपको पता लगना चाहिए कि दैट पुलिस कैसे वर्क करती है, ये क्रिमिनल साइकोलॉजीज क्या होती हैं। आज इन सारे के ऊपर चर्चा करिए, तो बने रहिए इस एपिसोड में, एंड इस एपिसोड को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में उन्होंने एक बात बोली थी कि इन 35 सेकंड के अंदर मैंने अपनी लाइफ के 60 इयर्स से जो मैंने सीखा है वो लेसन्स मैं आपको दे के जा रहा हूँ। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अगर आपने द प्रतीक वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। कमेंट करना आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, और जिसके साथ भी आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको पॉडकास्ट में। सो वी आर हैविंग फॉर्मर डीजीपी मिस्टर विक्रम सिंह जी, जो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ। सो हाउ आर यू सर? प्रतीक जी नमस्कार, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर प्रेस्टिजियस शो। हाउ कैन आई एवर ब्लेस एंड थैंक यू इनफ? इट्स अवर प्लेजर टू होस्ट यू सर, एंड हैविंग सच अ पर्सनालिटी। आपने अपने पुलिस के करियर में, अपने करियर में बहुत कुछ करा है, बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स माई ऑनर। सो हाउ इज लाइफ गोइंग सर? Everything is fine. May God always bless your path. And ultimately, what you make of life
99% depends upon how you look at it and how you make of what the bounties the Almighty gives you. परमात्मा ने जो प्रसाद दिया है उसका राइट आप किस प्रकार अहोभाग्य के साथ सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे पास 3 विकल्प हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, नंबर 2 कि मेरे साथ न्याय हुआ, नंबर 3 ये कि मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा हुई कि मेरे ऐसे अधम को परमात्मा ने इतना दे जिसका कि मैं अधिकारी नहीं हूँ। और जिस दिन अहोभाव आ जाएगा आप देखेंगे आप धन्य हो जाएंगे और कृपा की वर्षा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। अमेजिंग सर, इट्स अमेजिंग लाइफ लेसन। मेरे आपसे आज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एंड पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक आपने पुलिस को सर्व करा है एंड आपने लंबे टाइम तक पुलिस को सर्व करा है एंड यू आर द वन अमंग जिन्होंने लार्जेस्ट स्टेट की पुलिस को सर्व करा है एज अ डीजीपी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि खाकी वर्दी डर है या भरोसा? बिकॉज आज भी हमारे यहाँ गाँव में, शहरों में अगर कोई खाकी वर्दी में दिख जाता है तो लोगों के मन में एक डर आ जाता है उसके प्रति। बल्कि मेरा मानना ये है कि दे आर सर्विंग अस, वो हमारे लिए ही हैं, बट लोग उनसे डरते बहुत हैं। वाई? खाकी डर है या भरोसा? प्रतीक जी, आपका प्रश्न इतना गहरा है कि मैं माफ़ी के साथ चाहूँगा कि मुझे कम से कम 2 मिनट चाहिए इसका उत्तर देने में। खाकी का उद्देश्य यही है, आपने बिल्कुल सही कहा, कि अपने परमात्मा को, अपने परमेश्वर को और अपनी जनता को तन मन धन से उनकी पूरी निष्ठा के साथ सेवा करे, उसमें प्रमाद न करे। आज तो मैं रिटायर्ड हूँ, पुलिस में रेगुलर सेवा में नहीं हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के सबसे धन्य अवसर कौन से आए जिसको आज भी आपको जब अनुभूति होती है तो आप आनंदित होते हैं। राष्ट्रपति भवन में जाकर के अलंकरण हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। महामहिम राज्यपाल के यहाँ अलंकरण हुआ, बहुत अच्छा लगा, भोज में जाता था, बड़े बड़े बहुत। लेकिन जब किसी गरीब विधवा या किसी गरीब बुजुर्ग के जब सर पे हाथ फेर के आशीर्वाद देता था तो वो उसकी स्मृति ऐसी है कि जैसे मैं किसी दूसरे लोक की सुगंध आ रही है, ऐसे अनुभूति में। खाकी एक माध्यम है, इसीलिए उसका नाम खाकी रखा है कि वो बिल्कुल मिट्टी के अनुरूप और बिल्कुल जो एक सांकेतिक रूप में, जैसे आपका नाम प्रतीक है तो उसका एक प्रतीकात्मक एक संदेश है कि वो सबके लिए है, सबकी सेवा के लिए है और सेवा का मूल भाव है। लेकिन अब भय और आतंक की बात आए। 1861 में 1857 की क्रांति के बाद पुलिस का सृजन हुआ था। अंग्रेजों ने अपने यहाँ भी पुलिस बनाई उसी दौरान और हमारे यहाँ भी बनाई। अपने यहाँ अंग्रेज कहते थे कि ब्रिटेन को चाहिए शिक्षक, नर्स और पुलिस अधिकारी, उनका भारत में भी चाहिए पुलिस, फौज और आर्मी का इक्विपमेंट। तो आप देख रहे हैं कि दोहरा मापदंड। अपने यहाँ तो उन्होंने सेवा का पर्याय दिया और आज भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ और अच्छी सेवा वाली पुलिस कौन समझी जाती है? ब्रिटेन की। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भूत, पिशाच, प्रेत का पर्याय पुलिस है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि पुलिस वालों के बच्चों की शादी ब्याह भी आसानी से नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपने कहा भय और आतंक, राइट। ये कहते हैं कि पुलिस वाले की बेटी से ब्याह करो, कहीं ऐसा ना हो कि घर को थाने में परिवर्तित कर दे, या अगर पुलिस वाले के बेटे से करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर घर में कर्फ्यू लगा दे और लाठीचार्ज की नौबत आ जाए। ये मैं आपको वास्तविक जीवन के आज जो सच्चाई है, कटु सच्चाई, मैं 36 साल रहा हूँ और एक से एक अच्छे सुसंस्कृत और ऐसे लोग जिन्होंने वर्षों दशकों तक अन्न नहीं खाया है, पुलिस अधिकारी वैसे भी हैं। और अधिकांश पुलिस अधिकारियों के यहाँ मद्यपान नहीं होता है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं होता है, लेकिन जो बदनामी का पुट है, क्योंकि अंग्रेजों ने पुलिस को एक शोषण और दमन का एक माध्यम बनाया था और जो हथियार उन्होंने अपनी फौज को दिए वो भारत में पुलिस को दिया। अपनी पुलिस को तो उन्होंने एक गुलेल भी नहीं दी, केवल एक बेद दी जिसको ट्रंचन कहते थे। कोई पिस्तौल नहीं, कोई रिवॉल्वर नहीं, कोई लाठी नहीं, कुछ नहीं। अब भारत में जो उनकी फौज का इक्विपमेंट था, ली एनफील्ड मार्क 3, ली एनफील्ड मार्क 4, 410 मस्केट और आपकी वेबली स्कॉट की रिवॉल्वर, वो तमाम चीजें आपको दी क्योंकि दमनकारी नीति। अपने अफसरों की तनख्वाह उन्होंने रखी कि छोटे मोटे नवाब की हैसियत के बराबर हैं। आईपीके ने इंपीरियल पुलिस के जो आज का आईपीएस है, तब आईपी होता था, एएसपी की तनख्वाह रखी 400 रुपए। जब सोना था, मैं समझता हूँ 6 रुपए का 10 ग्राम, तो उनकी तनख्वाह थी 400 रुपए। आते ही आते 20 साल के लड़के At that time it was very much higher.
अच्छा, कितना रहा होगा उस वक्त सोने का दाम 1861 में? आई आप डोंट नो। देख लीजिए, नेट पे मिल जाएगा आपको। तो अगर एक आईपीएस अफसर 1 महीने की तनख्वाह से लगभग 1.5 किलो सोना खरीद सकता था, तो आज आप तौल लीजिए आज वही हैसियत कितनी होगी। ओके। क्योंकि ये हमको बताते थे, मैंने कभी तौला नहीं, लेकिन नेट पे मिल जाएगा। 1861 या 62 में सोने का दाम लगभग 6 रुपए तोला बताते थे। 6 रुपीस। हाँ, 6 रुपीज तोला। ओके। अरे 10 रुपए तोला तो हमारे पेरेंट्स बताते थे, जो कह रहे थे आग लग गई सोने में, आग लग गई सोने में। ये बात थी आपकी सन 46 में, आज़ादी के 1 साल पहले बताते हैं कि 10-12 रुपए तोला हुआ करता था। तो तब तक 6-7 रुपए है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ। अब उनके पास अगर एक घोड़ा है, सईस है, बटलर है, बैरा है, और सब 400 रुपए में आ रहा है। और दरोगा जी को क्या दिया उन्होंने? ध्यान दें कि थानाध्यक्ष को दिया उन्होंने 8 रुपए या 9 रुपए, कि बाकी तुम जनता से खुद ही चूस करके कमा लो। उनको तनख्वाहें इतनी कम रखी, और उसके बाद जो पुलिस कमीशन बनाया उन्होंने 1901 में, बड़ा भ्रष्टाचार है, अप्रशिक्षित है, जनता का दमन हो रहा है। उन्होंने लगभग वही बातें कही कि पुलिस क्रूर है, दमनकारी है, जनता से उनकी दूरियां हैं और वो शोषण करते हैं। तो जो बात 1901 के पुलिस कमीशन में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें लॉर्ड मैकॉले भी थे। और आज अगर आप सर्वे करा लें तो उसमें 1901 में और 2025 में पुलिस की उप संस्कृति में कोई अंतर नहीं आया है। हम चलते 1984 में। हमारे बड़े पूजनीय एक डीजी साहब थे, श्री शिरीष चंद्र जी दीक्षित। वो आप ही की तरह बहुत ही ओजस्वी, जनता की सेवा करने वाले। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर थाने पर जनता के लिए, गर्मी का टाइम, मई जून, जनता के लिए प्याऊ लगाया जाए और प्याऊ के घड़े लगा दिए जाएं। तो जैसे हमारा तो बड़ा सामंती वातावरण है, इससे पहले कि डीजी साहब ने अपना प्रस्ताव दिया और वाहवाही करने वाले, अरे साहब क्या आइडिया दिया है आपने, और ये तो बिल्कुल क्रांति आ जाएगी और पुलिस का मनोबल ऊंचा हो जाएगा और कितना आशीर्वाद सर को मिलेगा और हम लोगों को मिलेगा, ये तो मैं बता ही नहीं सकता हूं। मुझे पुत्रवत मानते थे। भाई विक्रम, तुम नहीं बोले, सबसे अनुभवी तुम ही हो, यंगेस्ट एसएसपी हो स्टेट के, तुम तो बताओ। मैंने कहा सर, मैं यही कहूंगा कि पुलिस में प्याऊ लगाना एक अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी छवि है, आदमी कदाचित प्यासों मर जाएगा, शायद थाने पानी पीने तो नहीं आएगा। सही बात है। तो मेरा एक निवेदन यह है कि पायलट प्रोजेक्ट हम लोग कर लें। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए मेरठ में 5 थानों में, बुंदेलखंड में 5 थानों में, लखनऊ राजधानी है 5 थानों में वहां, और पूरब में 5 थाने, मान लीजिए देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़। इनमें 5-5 थानों में, 20 थानों में आप पायलट प्रोजेक्ट 1-1 महीने के लिए लगा लें। 1 महीने बाद हम लोग फिर मासिक बैठक में बैठेंगे तो विचार कर लेंगे कितने लोग पानी पीने आए, राइट। क्या संतुष्ट होकर के आए, असंतुष्ट होकर के गए, और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। बात तो बहुत अच्छी, लेकिन तुम क्या समझते हो उनका? सर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, 150 साल से हमने सारी व्यवस्था ऐसी कर ली है कि जनता का व्यक्ति हमारे निवास तो छोड़ दीजिए, थाने भी प्रवेश न कर पाए। जिस वक्त जाएगा तो चौकीदार जो बाहर के, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अभी साहब गश्त पे हैं, अभी राउंड पे हैं, अभी आराम कर रहे हैं, मतलब एन केन प्रकारेण वो थाने नहीं पहुंचने दिया जाएगा। राइट। और अगर उसका भाग्योदय हुआ, किसी कारणवश वो थाने के अंदर पहुंच गया, तो ये मान के चलिए कि जो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग वहां होगा, कैसे चलेगा, क्यों हुआ, एफआईआर ऐसे होती है, एफआईआर अगर ऐसे हो जाएगी, और एफआईआर ऐसे हवा में होती है, जो उसको, तो वो भी घर पे आकर के, एक व्यक्ति जो थाने गया, दुर्व्यवहार हुआ, वो आकर के 500 आदमी से कहेगा कि मैं थाने गया था, और नाती पोतों को बताएगा मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। राइट। मुझे कैसे मालूम? मैं जब नया नया नौकरी में आया तो एक गांव वाले ने कहा कि साहब यहाँ पे कभी एक दीवान जी थे, कोई भी थाने में जाता था रिपोर्ट लिखाने, तो उन्होंने कहा कि साहब थाने में ऐसे रिपोर्ट थोड़ी लिखी जाती है, एक तो लिखी नहीं जाती है, जब लिखी जाएगी तो हमारे पास 3 कलमें हैं, एक सेंठे की कलम है, एक सामान्य कलम है चांदी की, और एक सोने की कलम है। इस कलम से एफआईआर होगी, सस्ते का जमाना था तो उसमें लगेंगे 50 रुपए। अच्छा। चांदी की कलम में लगेंगे, वो उसमें होगा 200 रुपए, और सोने की कलम में होगा, उसमें लगेंगे 500। उनका अंतर क्या है? का सेठे की कलम में जो आप कहेंगे हम वही लिख देंगे, चांदी की कलम में जो आप कहेंगे उसमें हम थोड़ा 19-20 का सुधार कर देंगे, कॉमा फुल स्टॉप का। बिल्कुल। और सोने की कलम में मैं अपने पूरे अनुभव का निचोड़ ऐसा डालूंगा जैसे कि आपका आरोपी बचने ना पाए।
और उसको सुप्रीम कोर्ट भी बचा नहीं पाएगा। अब बता दीजिए, मामला बुंदेलखंड का था, वहां हत्या प्रतिशोध की बातें हैं कि हम तो साहब चाहे खेत बेचना पड़े, हम तो सोने की कलम से लिखवाएंगे। तो लिखवाइए। उनका साहब वो हमारे बाप बाहर लाश पड़ी हुई है और उनकी हत्या हो गई है। उनका अब सोने की कलम का तिलिस्म देखो। तो मैं हेड मुहर्रिर बांके सिंह, मेरे सामने पप्पू अपने पिताजी को घायल अवस्था में ले आए, तुरंत उनका प्राथमिक इलाज फर्स्ट एड बॉक्स से किया, पानी पिलाया और उनके पिताजी ने कहा कि मैं खेत में जा रहा था तो राम सिंह, श्याम सिंह, पप्पू और कल्लू, 4 नाम बताए। ये आए कि बहुत ये औकात से बाहर बढ़ रहा है, आज अकेले, आज इसको घेर के उन्होंने हमको बहुत मारा। किसी तरह से मैंने अपने बेटे को बुलाया और मैं थाने आया और मेरा अपराध पंजीकृत करके इन 4 के खिलाफ मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने का मुकदमा लिखें और कार्रवाई करें, मुझे और मेरे परिवार की हिफाजत का इंतजाम करें। दीवान जी आगे लिखते हैं कि मेरे सामने जैसे ही उसने कहा, उन्होंने तुरंत उनकी सांसें रुक गईं और जब देखा तो वो मर चुके थे। अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई उपचार हो सकते तो वो किया जा रहा है। छाप अंगुष्ठ ले करके उसको और उन्हीं के बेटे को गवाह बनाया। अब एफआईआर में भी अगर पोल पट्टा शुरुआत से ही ऐसे हो जाएगा, ये तो आपके सामने हुआ, ये बात मैं बता रहा हूं लगभग रही हुई कब की, 1965 के आसपास की रही होगी। ओके 1965, क्योंकि मैं सर्विस में 74 में, तब होता है 10 साल पहले की बात है। अब हम आते हैं पानी वाली बात पे। पानी वाली बात पे डीजी साहब की जब अगली मीटिंग हुई तो बताओ भाई कितने लोग पानी पीने आए। लखनऊ में 0, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 0, बुंदेलखंड में 0, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 लोग आए थे और उन्होंने जलपान किया और अपना व्यवहार जो बताया उनका बहुत ही नकारात्मक व्यवहार और शिष्ट व्यवहार नहीं कि अगर हम इतने प्यासे न होते और मरणासन न होते तो हम थाने न आते। क्या विक्रम, तुमने तो बात बिल्कुल सही कही, आखिर तुम्हें कैसे आभास हो गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? राइट उन्होंने कहा सर मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूं और इसमें हमें सुधार की जरूरत है। राइट आपने ये सुना होगा भुतहा महल, भुतहा दाग बंगला, भुतहा दुकान, लेकिन भुतहा थाना ने आपने नहीं सुना, क्योंकि भूत भी थाने में जाने से घबराते हैं। नहीं क्योंकि व्यवहार जब हमारा इतना नकारात्मक है तो हमें अपने व्यवहार पीपल फ्रेंडली, तो उसका निराकरण क्या करें? तो मैंने कहा मैं जहां भी रहता हूं तो मैं एक प्रयोग करता हूं, बजट तो है नहीं हमारे पास, तो मैं एक काम करता हूं, हम तू तड़ाक करने से चके कि जो भी आएगा उसको हम आप कहेंगे, 0 बजट। रिस्पेक्ट। दूसरी चीज, जो भी आएगा उसको हम कुर्सी दे देंगे, इतनी तो थाने में दुर्दशा नहीं कि हम किसी को बैठने को ना सकें, और 1 गिलास पानी पूछ लेंगे, 0 बजट। आप ये देखें कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस की उप संस्कृति में कोई आया, दादा आइए बैठिए, अम्मा आइए बैठिए, बेटा आओ बैठो, बिटिया आओ बैठो, पानी पियोगी, लो पानी घड़ा है तो अपने आप खुद ही ले लो पानी, और आप कह के बात कर ले, तो आप स्वयं देखेंगे प्रतीक जी कि उसका जो एक परिवर्तन होगा और मिला, और इतना ज्यादा प्रेम मिला। मैं जिस जिले में रहा, कहीं भी रहा, जो फेयरवेल होता था लोग इतना प्रेम और सौहार्द से, उसका लाभ शासन प्रशासन को मिला। जो अपराधियों के बारे में सूचना, एक विश्वास होता है, जैसे आपकी छेड़खानी की समस्याएं होती हैं, हमारी बच्चियां अपने माता पिता से तो शिकायत करने में संकोच करती हैं, अच्छा माता से कह दिया तो कह दिया, पिता से करने में भी बहुत 10 बार सोचती हैं, और भाई से तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर एसएसपी के पास आकर के अगर बच्ची कह रही है कि ये हो रहा है, और अब्बा कह के या पापा कह के बात कर रही है, मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ जब मैं आपकी तरह यंग था, अगर बच्ची आके पापा कह के बात करी तो जरूर आपने कोई ऐसा काम किया होगा कि आपने विश्वास अर्जित किया है, आपकी बातें विश्वसनीय हैं, आपके विभाग को विश्वसनीय माना गया। लेकिन एक आपसे त्रुटि हो जाए, एक गलती हो जाए, तो बना बनाया काम बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है। जिसको कहते हैं बनाने में तो वर्षों दशकों लगते हैं, और बिगड़ने में एक झूठ, एक बदतमीजी, एक कलंक लगाने में एक कलंक लगा और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। राइट। बट आज भी सर सिचुएशंस ऐसी हैं, मतलब आज भी ये डर लोगों के अंदर आज भी है। मतलब आप नॉर्मल लोगों से मिलोगे तो आज भी थोड़ा सा एजुकेशन की वजह से ये चीज़ कम हो गई है, बट हाँ इन द ईयर्स आज भी डर है कि दैट लोग पुलिस वाले से आज भी डरते हैं। आज भी एक सोच है कि दैट उनको लगता है कि ये शायद अपने पावर्स का एडवांटेज जरूर लेगा हमारे साथ, या
ये हमसे पावरफुल है, तो आज भी हमको धमका सकता है, हमको थोड़ा दबा सकता है, तो आज भी ये डर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर इतने अपकमिंग ईयर्स में इतने चेंजेस आए, आप जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अपने काम को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि दैट लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि दैट एटलीस्ट जब आप थाने में जाएं, तो जैसे आपने ये चीज़ें करी थी, ये हर थाने में हो, हर थाने में लोगों के साथ उतनी ही मैं कहूँगा हम्बल तरीके से बात करी जाए जैसे कुछ कर रहे हैं। जैसे आपने एक इनिशिएटिव लिया था, मुझे लगता है ये एक लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉपर एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि दैट सब ही इस तरीके से करें, तो माइट भी थोड़ा सा मुझे मैं लगता आपके है। सामने 3-4 नाम लेना चाहूँगा। पुलिस में प्रतिभा की कमी नहीं है। राइट। मैं आपको बताऊँगा उन्होंने क्या क्रांतिकारी, और सब मेरे साथ रहे हैं, कहते हैं कि मैंने आपसे बहुत सीखा। मैं कहूँ मैं तो उनसे सीखता हूँ। जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाके उनके काम को देखें। और ये वो लोग हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में होते तो इनकी 25-30 लाख महीने की इनकी सैलरी होती। नवनीत सिखेरा, या भानु भास्कर, जिन पे भी फिल्में बनी थी। ये तो मुझे नहीं मालूम, फिल्म मेरा शौक नहीं, ओके। लेकिन पुत्रवत है, इतना प्रतिभाशाली, जहां रहता है पूजा जाता है। नंबर 3 भानु भास्कर, सीबीआई में रहा है, एडीजी प्रयागराज है। और कुंभ में आपने कहा, मुझे तो ये होता कि अगर मैं 100 लोगों से मिल लूं तो फिर मैं अपने को कंट्रोल करना मुश्किल होता। मैं लाख कह दूं कि बड़ा संतुलित हूं, प्रयास करता हूं अपने आप पे कंट्रोल करूं, लेकिन 100 के बाद फिर मेरे तेवर बदल जाते हैं। भानु भास्कर लाखों लोगों से मिला, लाखों लोगों की व्यवस्था की, उसके चेहरे पे शिकन नहीं। अमरेंद्र सिंगर, पुलिस कमिश्नर लखनऊ। वैभव कृष्ण, एसएसपी कुंभ, डीआईजी कुंभ, प्रमोशन हो गया था, डीआईजी कुंभ। अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एटीएस लखनऊ। प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक। ये वो लोग हैं, अगर आप ध्यान से उनकी बात न सुने, वो इतने मृदुभाषी हैं, आप उनके स्वर को सुन नहीं पाएंगे। और एक हम लोग हैं, जब बात करते हैं तो पलस्तर गिरने लगता है छत में से। वो उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग भी एसएचए लेट एसजे प्रैट, वाकई जब बात करते थे तो पलस्तर गिरने लगता था। राइट। कि आपकी आवाज ऐसी हो कि परेड ग्राउंड के एक तरफ अगर आप बोले तो आपकी आखिर तक जानी चाहिए आवाज। राइट। लेकिन ये इतने मृदु, क्योंकि एक जो सशक्त है, समर्थ है, परिपक्व है, उसको अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बात और जो मौन से दिखा देंगे। मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल दिया, मैं कम से काश में आपको और दे देता। मैं चाहूंगा एक बार इनसे बात करके आप इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में बात करें। और अगर नहीं, क्योंकि ये व्यस्त लोग हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो आप इनसे एक संदेश लेकर के जरूर आप दीजिएगा। व्यवसायिक दक्ष, एक मिसाल है। क्या कारण है कि आज तक ये, मैं कहता कि आज कोई मुझसे मिलने है, मैं न मिला हूं, ये संभव नहीं, भले ही रात के 2 बजे आया हूं। नवनीत सिखेरा का भी यही है, प्रशांत कुमार का भी यही है, अमिताभ यश का भी यही है, भानु भास्कर का भी यही है, अमरेंद्र सिंगर का भी यही है, वैभव कृष्ण का भी यही है। तो कुछ तो खासियत होती। एक दो मैं, मोहित, पुलिस कमिश्नर काशी, पुलिस कमिश्नर काशी। और एक लड़का और है गाजियाबाद में, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद का एक विचित्र इतिहास है। ओके। इतना कुशाग्र, इतना मेहनती, कांस्टेबल का बेटा है, कांस्टेबल का बेटा है। आईएएस में भी आया, टॉप किया, और आईपीएस में भी आया। और सर्विस कौन सी ज्वाइन की? आईपीएस। आईएएस ज्वाइन नहीं किया। तो दिल में जब जज्बा होगा सेवा करने का, तभी आदमी यहां आएगा। और ये समझ लीजिए कि अगर एक पैसे का गुनहगार, वो इनमें जितने नाम मैंने बताए, आप कहते हैं पुलिस पे भ्रष्टाचार का आरोप है, इन लड़कों के ऊपर कोई कह दे कि ये कभी किसी की तरफ इन्होंने बुरी नजर से, ये सब जितने मैंने बताया, ये इतने हैंडसम है, इतने गुड लुकिंग है, कभी आंख उठा के कहीं देखा हो, और कभी किसी से किसी तरीके से कोई उपक्रम लिया हो? मैं चाहूंगा प्रशांत कुमार, अमिताभ यश, भानु भास्कर, मोहित, इन लोगों को आप रात को 2 बजे फोन कर देखिए, आपका फोन उठता कि नहीं उठता है। ये मेरा चैलेंज है। नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड सर जो आप बता रहे हैं। एंड मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि दैट ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हमारे देश में ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स की वजह से पुलिस का डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, Right. विश्वसनीयता बनी हुई है हमारी। राइट। वरना नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर। हम लोग ये समझे जाते थे कि आप लोगों के एक ही वो है कि जो राष्ट्रपति के यहाँ से पेचेक आता है, इसके अलावा आपका कोई किसी चीज पे अधिकार नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद चाहे आप डीजीपी हो या सिपाही हो
या तो गांव के अपने मड़ैया में जाएंगे, या कहीं पर अगर आपने इतना अवसर मिला है तो 2 कमरे के मकान में जाएंगे। मैं भी खाते पीते घर का हूं, कोई ऐसी नहीं कि बहन ब्याहनी है या कोई करना हो या कोई बेहूदे शौक हो मेरे। लखनऊ में MIG का मकान है, वही मेरी एक संपत्ति है। और यही कहा जाता था। कई तो ऐसे भी हैं कि जो सीधे रिटायरमेंट के बाद अलॉटमेंट के मकान में गए, अपना मकान नहीं बनवा पाए कभी। लेकिन आज जब आप देखें कि आर्किटेक्चरल वंडर्स, 6 तल्ले के मकान और स्विमिंग पूल और ये सब अगर है, वो जाहिर है कि वो जो है एक अभिशाप है विभाग के ऊपर, जनता के ऊपर, और कालांतर में सब एक्सपोज होते हैं। जैसा कि कहा गया है कि जो पाप की कमाई होती है, चाणक्य नीति में लिखा है, 25 साल बाद वो मूल सूद समेत वो बाहर भी जाती है और अपने साथ जो बाप दादों की भी कोई कमाई होगी वो भी साथ जाएगी। तो मेरा संदेश युवा अफसरों को यही होगा कि सरकार आज इतना, हम लोग तो 400 से हमने शुरू किया, हमारी तो तनख्वाहें 150 साल से नहीं बढ़ी थी। मैंने अभी आपको प्रारंभिक इंटरेक्शन में ये कहा था कि 400 तनख्वाह थी, तो 1861 के 400 और 1974 के 400 में बड़ा अंतर होता है। तो 1974 के 400 में श्रीमती जी ये कह रहे थे कि हम तो समझते थे IPS बहुत बड़ा अफसर होता है, यहाँ तो 400 रुपए में एक इकलौती एक बच्ची थी, उसका दूध का भी हिसाब पूरा करना मुश्किल है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कहीं प्रयागराज में था कि अगर आपको मुझे क्वालिटी ले जाना, कॉफ़ी पीने या एल चीको में खाने खिलाने, तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि हम लोग जा सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था? कि मैं 3 महीने टीए करूँ, खूब टूर करूँ, 3 महीने टीए मिलेगा जब 300-400 रुपये, तो मैं कुछ और बचा करके जब 500 हो जाएगा तब जाएंगे एल चीको। और रोज़ खाना ज़रूरी भी नहीं कि एल चीको और क्वालिटी में हम लोग जाएं। राइट। तो लेकिन हम जा सकते हैं, रोज़ नहीं, हर महीने नहीं, लेकिन 2-3 महीने में हम तो भी जा सकते हैं। और हमारा तुम्हारा ठसक और गुरूर यही है, सादा जीवन उच्च विचार। और सादा जीवन उच्च विचार चूंकि माता पिता ने डाल ही दिया था। शराब का टेस्ट क्या होता है मैं आज तक नहीं जानता हूँ, कि खट्टी होती है, मीठी होती है। पान मसाला, सिगरेट, इन सब चीज़ों से बिल्कुल मैं व्याभिचार दूर था। और तीसरी चीज़ ये थी, ये संभव नहीं था कि आप कोई गर्लफ्रेंड कर लें या प्रेमालाप कर लें और माता पिता आपको, पिताजी तो खैर नहीं हस्तक्षेप करते थे, कि माता जी आपकी हड्डी पसली सलामत रहने दें और आपको विकलांग न बना दें। बिल्कुल। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर बात करें आपके मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है, राइट? अगर आप उधर की बात करें, और इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, बट आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। एंड मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप इस पर अपना पर्सपेक्टिव्स बता सकते हैं, दैट पुलिस के होते हुए, पहली बात, क्राइम करने की लोगों की हिम्मत आज भी बहुत है, कि वो आज भी क्राइम इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग कर देते हैं क्राइम। ऐसी कानून व्यवस्था की वजह से, या हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर ऐसे हैं जो लोगों को आज भी, मतलब उनके अंदर इतना डर नहीं है कि वो कोई भी बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं, बट वो सोचते नहीं है। ऐसे कानून व्यवस्था हमारे देश में क्यों नहीं है? पुलिस के होते हुए कैसे अपराध हो रहा है? क्योंकि बोला जाता है अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो अपराध होंगे ही नहीं। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? ये प्रश्न का, ये तो PhD की थीसिस का एक विषय हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अपराध नहीं होते हैं, ये धारणा गलत है। वहाँ खूब अपराध होते हैं, बावजूद इसके कि बलात्कारी को या हत्यारे को क्या सजा है, क्योंकि शरीर के कानून में या तो माफीनामा मिले या फिर चौराहे पे खड़ा करके उसकी भी हत्या की जाए, पत्थर मार के या जैसे भी गणासे से काट के। इसी तरह बलात्कारी का भी होता है। वहाँ अपराध बहुत कम होते हैं, लेकिन होते वहाँ पे भी नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स होते वहाँ पे भी हैं, और कुछ उसमें पर्दादारी भी होती है। लेकिन हमारे मुकाबले वहाँ अपराध बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब हम बात हैं भारत में। भारत में आप याद करें 1960 तक या 65 तक भी मैं आ जाऊंगा, अपराध पूरी तरीके से काफी हद तक नियंत्रण में थे, क्योंकि जो सिस्टम्स थे वो व्यवस्थित थे। और जुडिशरी में कोई केस गया तो मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं, हर थाने में एक रजिस्टर होता है कॉज लिस्ट की। जो मुकदमे आज सुनवाई पे आएंगे तो वो थाने में लिखा जाता था कॉज लिस्ट में कि ये थाने में इंपॉर्टेंट कत्ल, डकैती, लूट, बलात्कार, और उनके गवाह पैरोकार लेकर के आता था। इंस्पेक्टर साहब उनकी ब्रीफिंग करते थे कि तुम्हें क्या बयान देना है, और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब या एक जो पैरोकार के साथ एक सब इंस्पेक्टर उस कोर्ट में जाके बैठता था, और जब गवाही होती थी तो वो कहता देखते रहना बाहर,
जितना बताया गया है सही इंसाफ की बुनियाद पे वही कहना, नहीं तो हम तो बस खांसेंगे लाठी 2 बार। वो इशारा है कि अगर तुमने कहीं पैसा खा करके किसी मुलजिम की मदद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हम्म, आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं प्रतीक जी, आप जाके नए अफसरों से पूछिए ये पैरोकार रजिस्टर और कॉज लिस्ट ये क्या होता है। अब तो खैर हालात बहुत बदल गए क्योंकि प्रोसिक्यूशन पे वर्तमान पुलिस महानिदेशक ने बहुत बल दिया और 12 महीने से आप देखेंगे कि इसकी सकारात्मक पर विजय मिश्रा ऐसे माफिया को सजा हो गई, अतीक और मुख्तार ऐसे माफियाओं को सजा हो गई और तमाम ऐसे माफियाओं को सजा हो गई। पहले तो वाकई कहता कि जैसे बुंदेलखंड में कहते थे फसल कैसी हुई, तो कहते थे इतनी अच्छी फसल हुई है कि हम 3 कत्ल कर लें तो बच जाएंगे। अच्छा। हाँ, 2 का मतलब इतनी अच्छी फसल हुई कि हम 2 कत्ल करके बच जाएंगे। यानी ये अपने में ठसक कि हमने जेब में 4 पैसे अगर हैं या इतने 2-4-10 लाख रुपए हैं तो हम कत्ल करके भी बच जाएंगे। तो फिर निष्कर्ष क्या है, जहां कानून व्यवस्था आज अगर अच्छी है या 65 तक अच्छी थी, कारण क्या था? सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, दंड की व्यवस्था। जो हमसे भी पुराने अधिकारी हैं, हमने कहा सर आप लोग क्या करते थे? कि हम लोग यही करते थे कि जजेस होते थे, हम लोग शाम को जाकर के मिलते थे, ये कहते थे कि सर इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनका एविडेंस ठीक से पेश कीजिएगा, पीपी ठीक लगाइएगा, बाकी मैं देख लूंगा। और मान के चलिए सजा हो जाती थी, 90% कन्विक्शंस हो जाते थे। आज हम लोग न जज के यहाँ जाते हैं न जज को मानते हैं। अच्छा, कोर्ट के भी हालत क्या थे तब? हाई कोर्ट के जजेस, मैं तो प्रयागराज का इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, हाई कोर्ट जजेस घर से हाई कोर्ट पैदल जाते थे, पैदल आते थे। अच्छा, ओके। समझ गए? शौकीनी तो भूल जाइए, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। अब इधर आ जाइए, अब अभी जो दिल्ली में कांड हुआ है, ये एक दर्पण है समाज का कि हम किस दिशा में, हवा किस दिशा में बह रही है। अगर वहां पर भी इस तरीके की घटनाक्रम होगा तो कौन सा न्याय, कैसा न्याय? बिल्कुल। समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो फिर क्या होगा? फिर शॉर्ट टर्म मेजर, पुलिस की ब्रूटैलिटी, 3rd डिग्री, राइट। 3rd डिग्री करिए, एनकाउंटर कीजिए, वो कोई समाधान है? अंग्रेजों के जमाने में आप बता दीजिए कोई इनकाउंटर आपने सुना हो कभी? 3 जुल्म की बातें आती हैं, जलियांवाला बाग 1942 और चंद्रशेखर आजाद का वहीं इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई थी। इसके अलावा कोई मुठभेड़ आपको याद हो? नहीं। ये थोड़ी कि मालूम पड़े राह चलते मुठभेड़ हो रही है, जैसे मुठभेड़ हो रही है वैसे वैसे मर्ज और बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं सुना। ऐसा नहीं सुना आपने? तो आप इतना कर लें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आपके पास मशीन लर्निंग आ गई, आपके पास इंटरनेट आ गया, आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी बयानों की सुविधा हो गई है, नए कानून आ गए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, न्यू एविडेंस एक्ट। आप चाहें तो आज की तारीख में AI एनेबल्ड आप तारीख और कोर्टरूम कर सकते हैं, वर्चुअल कोर्टरूम्स। आप चाहें तो जो छोटे मोटे केसेस हैं, जिनमें पेटी केसेस हैं, करोड़ों के केस में आप ये कहते चलो अब 25 साल सजा न देना भी उतना ही बेमानी है जितना कि सजा देना न, फिर माने खत्म हो जाता है। राइट। तो आप ये कहते हैं AI एनेबल्ड एविडेंस अब दे रहे हैं, ये कंक्लूजन्स हैं। आपको अगर मतभेद तो आकर के बात कर लें, तो समरी ट्रायल एक व्यवस्था हो सकती है छोटे मोटे पेटी केसेस में, ऑटोमोबाइल ऑफेंसेस में, एक्साइज एक्ट में, आर्म्स एक्ट में, एक्ट केसेस में। आप एक बार करके देखिए, ये टूल से कम केसेस का निस्तारण होगा, लोगों को न्याय मिलेगा और लोक अदालत लगा के छुट्टियों में आप इनका समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजों के जमाने से लेकर सन 65 तक था कि अगर जेल गए आप हत्या, बलात्कार या अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी में या देशद्रोह में, तो अंतिम संस्कार सलाह के पीछे ही होगा। ये निश्चित है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ओके। ये गारंटी आज नहीं है, ये गारंटी आज नहीं है प्रतीक जी। तब ये था कि हाँ, मास मर्डर हो, रेप, इस तरह के गैंग रेप हो या इस तरीके की कोई अगर है तो अंतिम संस्कार सलाह के पीछे। ये तो फांसी भी बंद हो गई एक तरीके से। कहा रेरे से रेरे कैसे फांसी होती है? निर्भया केस में 7 साल लग गए फांसी को चढ़ाने में, अजमल कसाब को वर्षों लग गए फांसी करवाने में। तो आप कम से कम इतना तो कर लीजिए, हालांकि जो कानून बदला है उसमें तमाम व्यवस्था समावेश, आपका पीरियड ऑफ अपील, डिसीजन ऑन अपील, ये हर चीज निर्धारित है। तब ये संभव नहीं है कि महामहिम या कोई भी उस पर महीनों या वर्षों तक उस पर बैठ सके। व्यवस्था आपको समय से देनी पड़ेगी प्रतीक बेटा। अब हम बात आ जाते हैं सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट कैसे है और आपने क्या किया इसके बारे में।
मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमने एक तरीके से शॉर्टकट के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया है, जो कि एक और भी ज़्यादा मिसकैरेज है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। हुँ, पुलिस के पास अधिकार है विवेचना करने का, जुर्म निर्धारित करने का और आरोप पत्र देना न्यायालय को। बिल्कुल। ये न्यायालय का काम है दंडात्मक कार्रवाई करना। हुँ, ये फर्जी इनकाउंटर और हाथ पैर तोड़ना, जो जबरदस्ती दबंगम सिंघम जो बन रहे हैं, उसका कोई औचित्य सभ्य समाज में नहीं है। वैसे आपने इंग्लैंड में कभी सुना दबंगम सिंघम? ये नहीं, फर्जी इनकाउंटर, नहीं, वो हमारे ही यहाँ है। ये हमारे यहाँ होता है। नहीं होना चाहिए। लॉ इतना सशक्त है कि एक बार आप कानून से, आज कैसे हो कि 12 महीने में प्रशांत ने कैसे परिवर्तन कर दिया हुँ, कि एक आपका कन्विक्शन रेट जो है आज की तारीख में 70% है। 70% आपका कन्विक्शन रेट है। तो अगर 70% आज हो सकता, प्रशांत कर सकता, तो पहले भी कर लेते। बिल्कुल। तो आपने ये नहीं पूछा तो आपने क्या किया? मैंने उस तरफ देखा भी नहीं, मैंने वही त्रुटियां की जो कि हमारे जनरेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने की। हमने कहा जब हमें कहीं से सहयोग मिल ही नहीं रहा है, जब हमें कोई सहयोग दे ही नहीं रहा है, तो फिर हमारे हाथ में जो शक्ति या सामर्थ्य है, उसी के अनुरूप हम ही डील कर लें। बिल्कुल। रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने ये है, थर्ड डिग्री बढ़ा, हुँ, मुठभेड़ें बढ़ी। आप लाख कह दे दावा कर लें कि नहीं वो हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके, तो बिल्कुल। प्रतीक जी हर केस में मुनासिब चोट नहीं, गैर मुनासिब भी चोटें पहुंचाई गई और उसकी जिम्मेदारी पुलिस लीडरशिप की हमेशा रहेगी और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दूसरी चीज प्रतीक जी ये था कि अगर फर्जी मुठभेड़ हो रही, जिसने गोली चलाई उसने तो चला ही, लेकिन उसके पाप के छींटे आपकी वर्दी पे भी पड़ेंगे और पड़ेंगे। हुँ, तो इसलिए बेहतर होगा जीरो टॉलरेंस टू थर्ड डिग्री शॉर्टकट्स एंड। तो मैंने एक काम ये किया, मैंने किताब लिखी है पुलिस और मानवाधिकार। हुँ, सन 96 तक ये सब खूब हुआ। 96 के बाद मैंने कहा ये चीज़ चलने वाली अब नहीं है, अब साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन ही केवल होगा। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन में आपको अब आरोपी को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, हुँ, और छूने की भी ज़रूरत नहीं है तो आप देखेंगे तब पहले जब आप कहते थे कि अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई और आधा इंसान हो, तब आता था कन्विक्शन 20%। हाँ, और जब आप साइंटिफिक एड्स पे आ गए, आपने किसी को स्पर्श भी नहीं किया, आपका कन्विक्शन आ गया 90%। लेकिन जुडिशरी से तालमेल बढ़ाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस की जब आए आपके ज़िले में या लखनऊ में अगर हों, तो आप जाके उनसे मिलिए, कहिए कि सर हमारे 100 केसेस ऐसे हैं, जैसे गैंग रेप हो गया, एसिड अटैक्स हो गए, मास मर्डर्स हो गए। सर की अगर कृपा, लॉर्डशिप की अगर कृपा हो जाती तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल देते। जस्टिस हमारे थे, उन्होंने सिद्धू साहब, उन्होंने पीए को बुलाया, डिक्टेशन दिया, सारे केसेस फास्ट ट्रैक में हो गए। और 30 वर्किंग डेज में आपको जान के खुशी होगी 90% कन्विक्शन हो गया। तो ये तो पहले भी हो सकता था। बिल्कुल। आपको क्या जरूरत थी थर्ड डिग्री? आपको क्या जरूरत थी अपनी अंतरात्मा पे बोझ लेने की? हुँ, क्या जरूरत थी कि अगर आपके पास शिकायत आए फर्जी मुठभेड़ की तो आप पीट कर ले उस तरफ? हुँ, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। नहीं बहुत ज़रूरी है। हाँ। राइट, आई कैन और अंडरस्टैंड। मैं युवा पुलिस अफसरों को कहूंगा कभी भी गलत चीज की तरफ आप उनको प्राश्रय न दें। दबंगम सिंघम का हश्र अच्छा नहीं होता है। कानून इतनी शक्ति सामर्थ्य देता है। जिन पुलिस अफसरों का नाम मैंने आपके सामने रखा, राइट, क्या उनके ऊपर किसी फर्जी मुठभेड़, किसी की तरफ कुदृष्टि देखना, भ्रष्टाचार या किसी की अनाधिकार चेष्टा करके फर्जी मुठभेड़ का है? नहीं, नहीं है। नेवर। आप गाजियाबाद से चलिए, अजय मिश्रा पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, आप लखनऊ आ जाइए अमरेंद्र सिंगर, आप प्रयागराज जाइए भानु भास्कर, वैभव कृष्ण आ जाइए, मैं फिर नाम लूंगा नवनीत सिखेरा का, हुँ, और ऐसे एक नहीं दसियों हैं, दसियों लड़के मैं बता सकता हूं आपको। लेकिन ये वो लड़के हैं जिन्होंने अपनी व्यावसायिक दक्षता से, लोग कहते हैं कि आपकी व्यावसायिक दक्षता, आपका शौर्य, इन्होंने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया है। नहीं ऑफ कोर्स अभी नवनीत सिखेरा जी पे तो अभी एक वेब सीरीज़ बनी थी भौकाल, अच्छा 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 अच्छा। या उन पे पूरी फ़िल्म बनी है बिकॉज़ उन्होंने उधर सिटी में काफ़ी ज़्यादा क्राइम को हटाया एंड काफ़ी ज़्यादा उधर नहीं, मैं लॉ एंड चाहता हूं कि ऑर्डर। जो सक्सेस स्टोरीज है वो सामने आए। बिल्कुल। लेकिन हमारा विभाग बहुत अच्छा विभाग है। हुँ, हमारा विभाग अगर एक व्यक्ति आशीर्वाद देता है, एक व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो 1000 जो होते हैं श्राप देने लगते हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर पिक्चर बनी है तो मैं उसको साधुवाद और आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, राइट, और नहीं उसे पैसा कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ईमानदार कम खर्च वाला लड़का है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी तरह की। लेकिन अगर किया है तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, और मैं आपने भौकाल बताया, मैं आज जाके देखूंगा ये। बिल्कुल। जी। मेरा बस इतना ही क्वेश्चन था उस टाइम पे जो मैंने अभी आपसे पहले पूछा था, दैट हमारे देश में
ये जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है जो आपने बताया ना, दैट अनसर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, कि मतलब आप क्राइम कर दो, उसके बाद आप ट्रायल्स में जाते जा रहे हो सकता है सालों भी लग जाएं, 10 साल आपके साथ ट्रायल्स ही हो रहे हैं, उसके बाद आपको सजा हो रही है। ये एक तो रीज़न मुझे लगता है सर। और दूसरा ये है कि दैट पनिशमेंट का शायद मतलब ही, उद्देश्य ही बनाने का ये मतलब था कि एक बार अगर कोई गलत करता है तो दूसरा उसको देख के वो गलती ना करे कभी। तो मुझे ऐसा लगता है पनिशमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दैट अगर एक बार मैं कमिट करने की सोच भी रहा हूँ कोई गलती, तो मैं एक बार सोचूं कि अगर ये पनिशमेंट जो उसके साथ हुई थी वही सेम शायद मेरे साथ होगी, तो मैं शायद उस गलती को कमिट नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है ये चीज़ होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, और जहाँ है वहाँ पर आपके परिणाम, मिडिल ईस्ट में कम से कम ये तो खासियत है, ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इन द स्केल ऑफ 1:10। या अगर सऊदी अरेबिया, दुबई में 7/10 है, तो हमारे यहाँ तो 2/10 है। या 2/10 1/10 है। 1/10 है। अगर किसी के पास, जैसे बुंदेलखंड कहते हैं कि इस बार फसल कैसी हुई और ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका मतलब संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि जेब में अगर 10 लाख रुपए हो तो मैं 2 कत्ल का भी कर सकता हूँ। व्हाट नॉनसेंस। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स में इतना ज्यादा है, जो केसेस है। आप बताइए, आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कितने केसेस पेंडिंग है? गेस कीजिए, भारत में कितने केसेस पेंडिंग है? करोड़ों के पेंडिंग है सर। करोड़ को पेंडिंग है। अगर आज किसी ने हत्या की, उसका केस कब नंबर पे आएगा, सुनवाई की, और ट्रायल पे कब आएगा, जरा बता दें हमें। बिल्कुल। अब तो खैर नए कानून आ गए, हर चीज स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आज भी वर्षों वर्षों दशकों लगेंगे। बेहतर ये होगा कि इस चीज को भी हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के जरिए, एआई, मशीन लर्निंग के जरिए इनको फास्ट फॉरवर्ड में ले आए, एविडेंस और एप्रिसिएशन जल्दी ले आए, और पेंडेंसी को खत्म करें। राजस्थान में एक बलात्कार होता है, 7 दिन में इन्वेस्टिगेशन भी हो जाता है, 7 दिन में कन्विक्शन भी हो जाता है। अगर ये हो सकता था राजस्थान में, और इंग्लैंड में अगर 30 दिन में हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। करना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट एक अब आज एक बहुत ज्वलंत एक अनिवार्यता हो गई है। बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है उसी से मेंटेन हो सकता है, वरना तो ऐसे कोई भी सोचेगा कि क्या ही कोई कर लेगा, मेरा क्या कौन क्या कर लेगा, या फिर आप अवसर दे रहे हैं दूसरे को शॉर्टकट लेने के लिए, दबंगम बिल्कुल। सिंघम बनने के लिए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। और आपको ये भी लगता है क्या कि दैट इतने टाइम से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करे गए? बिकॉज ज़िंदगी को एक बदलाव का नाम दिया गया है, ज़िंदगी बदलती रहती है, चीज़ें बदलती रहती हैं आपके आसपास, उसके हिसाब से नियम और कानून भी बदलने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ है इसमें बहुत लंबे टाइम तक, बहुत कम ही चेंजेस होते हैं। क्या ये भी एक रीज़न है? ये अब तो बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आपके 3 मेजर क्रिमिनल लॉज जो है आपके, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट पे इतना अमूलचूल, और मैं भी उसका भाग रहा हूं परिवर्तन का। ओके। जाके मैंने प्रस्तुतिकरण दिया था संसद में, और जो ये समिति बनी थी उसके समक्ष मुझे दिया गया था 40 मिनट का, मैं करीब 4 घंटे संबोधन दिया। और जो जो समस्याएं आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और जो हमारी केस डायरीज को में जो दिक्कत आती है, टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक टीम का ना होना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ना होना, महिला विवेचकों की कमी होना, ये सब बताया गया। उसमें संशोधन भी हो रहा है। आज आप देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ गई। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन क्या गुणवत्ता बढ़ी? अब ये तो वो बताएगा जब आपके कन्विक्शन बढ़ेंगे। दुर्भाग्य से कन्विक्शन तो बढ़ा नहीं, एक्विटल और बढ़ गया है। अब ये चीज जो है, कोर्स करेक्शन, जैसे आपने बड़ा अच्छा इंजन तो बनाया, लेकिन जब ट्रायल पर गया तो मालूम पड़ा पहले ही धुआं देने लगा। तो आप इस चीज को देखिए कि आखिर हमारे कन्विक्शन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैंने ही अपने जीवन काल में देखा था कि अगर एक केस छूट जाता था तो बनती थी एक्विटल रिपोर्ट, और एक्विटल रिपोर्ट में कहा जाता किन परिस्थितियों में ये मामला दोष मुक्त हुआ। तो उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित होता था कि विवेचना की थी, अभियोजन की थी, या दोनों की थी। और जो कड़क पुलिस अफसर होते थे, जैसे स्वर्गीय केपी अग्रवाल, अगर कोई केस छूट गया तो उनका एक तकिया कलाम था, बैड इन्वेस्टिगेशन, वर्स प्रोसिक्यूशन, बोथ शुड बी गिवन एडवर्स एंट्रीज। दोनों के साथ करियर खत्म कर दो इनका, फिर दोबारा कोई रिश्वत लेकर के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन दुस्साहस। अच्छा, केपी अग्रवाल की ऐसी था कि वो कहते थे कि लंच तक बैठ करके वो स्पष्टीकरण मांगते थे, और लंच के बाद बैठ करके लोगों को एडवर्स एंट्री देते थे। तो उनके बारे में ये था कि कोई है नहीं कि रिश्वत लेके बच जाए, और यह रिश्वत ली अगर एक्विटल हुआ तो बिना प्रसाद के केपी अग्रवाल साहब के वो चला जाएगा, उसका करियर खत्म, इज फिनिश्ड। तो उनके टाइम में भी बड़े कन्विक्शन होने लगे। जो प्रशांत ने आज किया है कि प्रोसिक्यूशन पे जोर दिया है, एनकाउंटर पे नहीं। एनकाउंटर तो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसने, जैसे विजय मिश्रा की कन्विक्शन नहीं हो सकता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, उनका कन्विक्शन हो रहा है। अतीक और मुख्तार के मरने से पहले कितने कन्विक्शन हो गए। तो पुलिस के ऊपर जो फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं
कि पुलिस ने इनकी फर्जी मुठभेड़ की। पुलिस को दरअसल अब उनकी मुठभेड़ से कोई लाभ नहीं होता कहते थे, क्योंकि वैसे भी वो चले हुए कारतूस हो चुके थे जिनको इतनी बड़ी बड़ी सजाएं मिल गई, तो पुलिस क्यों उनका फर्जी मुठभेड़ करेगी? गुनाह बेलज्जत। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है दैट पुलिस प्रेशर और पुलिस एक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो पुलिस पे प्रेशर क्यों है? मैं तो इसके अंदर का प्रोसीजर नहीं जानता सर कि दैट वो कैसे वर्क करता है, बट इतना ज़रूर मानता हूँ कि दैट पुलिस के ऊपर प्रेशर ज़रूर रहता है, और प्रेशर रहने की वजह से और सही लाइफस्टाइल उनको नहीं मिलने की वजह से मुझे लगता है दे गो फॉर ब्राइब, वो घूसखोरी की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो भी एक इंसान है सर। आप किसी से 15 घंटे ड्यूटी करवाओगे और उसको 25,000 रुपये की तनख्वाह दोगे, उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, उसके लिए लाइफ टफ हो जाएगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा, उसको और पैसा चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। ये एक रीज़न हो सकता है। ओवर वर्क है, मतलब एक उनको भी इज्जतदार ज़िंदगी देनी चाहिए, दैट 7 to 8 आवर्स जो एक नॉर्मल इंसान की कॉर्पोरेट में होती है, कहीं पे भी होती है। और दूसरा, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले पाती है? राइट टाइम पे एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या उसमें प्रोसीजर्स हैं? और जहाँ पे कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व होता है जो पावरफुल है थोड़ा, उधर टाइम पे एक्शन हो ही नहीं पाता है। व्हाई इट्स हैपेंड? आपके प्रश्न के कई भाग और कई आयाम हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि उनको उत्तर दूं मैं। बिल्कुल। प्रेशर तो हम आप बैठे हैं, आपको भी प्रेशर है, मुझको भी प्रेशर है। आपको प्रेशर ये है कि कितने सवाल दाग दे मेरे ऊपर, और मेरा प्रेशर ये है कि जल्दी से आपके सवालों का जवाब दे करके कब मैं निकल भागूं। बिल्कुल। तो प्रेशर तो ये आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ मुझे बुलाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि शो को ऐसा दें कि कुछ नया करें आप। राइट। और मेरी जिम्मेदारी ये कि अगर आपने इतने सम्मान के साथ मुझे बुलाया है तो मैं शो के साथ न्याय करूं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इसी तरह जो जहां पर है प्रेशर है, लेकिन प्रेशर ऐसा होता है, एक होता है कि कानूनी, जो मेरा अपना जीवन दर्शन है। आप मुझे प्रेशर दें कि एक प्रेशर जिसको कहते हैं कि, तो उसके दो भाग हैं, या तो कानूनी है, लीगल है, या इलीगल है। इलीगल है। अगर लीगल है तो वो रुकेगा नहीं, और इलीगल होएगा तो वो होगा नहीं। ये पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप, उनका कहा मैं मंत्री बोल रहा हूँ, उनका मंत्री जी नहीं, आप कोई साहब बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हो आप। लेकिन ये काम आपका सरासर इलीगल है कि जो स्कूल पे आप मैं रियल लाइफ कब्जा करना चाहते हैं, न्यायालय से आदेश ले आइए। न्यायालय का आदेश लेकर के हमारा अधिकारी जाएगा, खड़े होकर के वीडियोग्राफी करा कर कब्जा देगा। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो सिनेमा में बाहुबली करते हैं, और मेरे रहते ये होने वाला नहीं है। प्रेशर तो था भाई, आप हट जाएंगे, हट जाए तो हट जाए। अब विकल्प दो कि अगर हट गए तो क्या होगा। आपकी ऐसी पोस्टिंग होगी जहां ना मकान है, ना गाड़ी है, ना अर्दली है, तो ठीक है, कम से कम इज्जत तो है। और दूसरा ये कि आप ना करें, कानून उसमें आ जाए तो वो आपको कुछ और भी भेंट वेट चढ़ाएंगे, आप और ज्यादा लाभान्वित होंगे, और पोस्टिंग छोड़ दीजिए, शायद साल 2 साल और टिक जाए वहां पे, लेकिन आप अपने को दोबारा शीशे में नहीं देख पाएंगे। हाँ। आपकी अंतरात्मा आपको कोसेगी, धिक्कारेगी। आप अपनी पत्नी और बच्चों से भी नहीं कह पाएंगे कि ये आखिर जो नया वैभव आया है, ये आया कहाँ से, इसका स्रोत क्या है। आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी। और अगर आपका इतना जीवन काल रहा कि रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट आपका बड़ा कष्टप्रद होगा। अब हम बात आते हैं वर्क कंडीशंस के ऊपर। आप सही कह रहे हैं कि जो अमानवीय स्थिति बैरक्स की है, जहां पर 20 लोगों के रहने की, वहां अगर 50 लोग रह रहे हैं, बारिश का पानी 6-6 इंच बह रहा है, मच्छर और चूहों की भरमार है, खाना आपका ऐसा कि दाल और पानी में कोई अंतर नहीं, और सब्जी के नाम पर आपको जो सबसे सस्ती सब्जी मिल रही है, मान लीजिए बैगन है आज, तो आज बैगन का भरता, शाम को बैगन का सालन। और अगर मान लीजिए आज टिंडा है तो सुबह टिंडे की भुर्जी और शाम को टिंडे का रसेदार सब्जी। ऐसे काम नहीं चलता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरी का है, अगर शाकाहारी है तो उसमें पनीर भी होगा, और उसमें अच्छी उत्कृष्ट सब्जियां होंगी, आलू भी होगा, बीन्स भी होंगी। मांसाहारी है तो मटन और चिकन जो भी हो, या फिश, उसके तदनुसार आपको मिलना चाहिए। राइट। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अच्छा भोजन। कुछ विदेशी पुलिस फोर्सेज आई थी हमारे यहाँ अध्ययन करने कि हमारे साथ क्या उपसंस्कृति है, वह कल्चर है। अमेरिका से आए थे, तो आए थे 12 दिन के लिए कि हम काम करेंगे, थाने में रहेंगे, बैरक में रहेंगे। तीसरे दिन आके खड़े हो गए कि साहब हम आत्महत्या कर लेंगे, इन परिस्थितियों में हम काम नहीं कर सकते, आप लोग कैसे कर रहे हैं ये आप ही जाने, हम नहीं कर पाएंगे। हमारी उस संस्कृति में नो सर है ही नहीं। आप कुछ भी आए बाएं शाएं कर देंगे, आपको रात को खड़ा ना भीगना है तो हम भीगेंगे। हम घोड़े पे बैठे हैं, और रियल लाइफ बता रहा हूँ, हाथ पैर नीले पड़ गए, ओले गिर रहे हैं, ओले से चोट भी लग रही है। ठीक हो गई? यस सर। मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ सर, यस सर।
क्योंकि हम जानते भी ओला गिर रहा है, लेकिन हम ड्यूटी छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। खिले जरूर मगर जंगलों में ही सूख गए, हम वो फूल हैं जो फाइलों में ही सूख गए। तो पुलिस वालों के बारे में सब कहा जाता है कि वो जहां हैं और 200 रुपए रिश्वत ले लिए अगर, तो जेल तो होगी ही, बर्खास्त भी हो गए। तो ठीक है भाई, डीएम तो मैं समझता हूँ सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल। जिसके घर नोटों में आग लगी है और करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, उसका कुछ नहीं है। हमारा सिपाही अगर 200 रुपए रिश्वत पे जाए तो वो बर्खास्त भी होगा, जलील भी होगा, जेल भी जाएगा, होना चाहिए। लेकिन फिर यही मानक सबके ऊपर होने चाहिए, कानून के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हाँ, ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जी, सिपाहियों के साथ, फिर स्पेशली प्रेशर की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन फिर ही कहूंगा तनख्वाह तो हमारी भी 400 थी। तो आप कह सकते हैं कि आपके ज़माने के 400 और आज के 25,000 में बड़ा फ़र्क है। मैंने भी देखा था, एक किसी सिपाही से पूछा था, क्या क्या तुम घड़ी बांध करके आए थे परेड में? क्योंकि परेड में घड़ी वड़ी तब अलाउड नहीं था। अच्छा। उनका हुजूर 75 रुपए की तनख्वाह में घड़ी कहाँ से आ गई, ये हमें और बता दें। मतलब उसकी पीड़ा, मैं कहाँ से घड़ी लाऊंगा, घड़ी गिरी, मैं कहाँ से घड़ी लाऊंगा हुजूर? 2 टाइम की रोटी चल जाए तो हमारी खुशकिस्मत है। आटा सर जो है 1 रुपए किलो, अगर एक आदमी के लिए 1 रुपए काटे, मेरे 4 बच्चे हैं, बस 4 रुपए का आटा, 4 रुपए का, तो ये पीड़ा समझ लीजिए। आज अब पुलिस लाइन चले जाइए, खुशी की बात है, लगभग 30% के सामने आपको कार मिलेंगी, 30% के घरों में एसी लगे हैं। राइट। एसी तो हम लोग आईपीएस अफसर हैं, ठीक ठाक घरों से हैं, तब मिला पहला एसी किश्तों में, जब एसएसपी कानपुर हो गए, जब आप एसएसपी थे उस टाइम पे। जी, जब से तब पहला एसी मिला, वरना एसी उसी कोई सोच नहीं सकता था। और अधिकारी भी बड़ा घूरते थे, अच्छा आपने एसी लगवा लिया तो काम आप अब करते हैं, हाँ। आप तो निहायत आराम तलब दिखाई पड़ रहे हैं, आप तो एसी लगवा लिया आपने। और जब कभी मीटिंग हो रही है और अब मीटिंग में आपने बताया कि कितनी फोर्स है आपके पास, उनका साहब हमारे पास 10 कंपनी पीएसी है, कहाँ लगी है? आप जवाब कैसे देंगे, आप तो एसी में सोते हैं आप। उनकी मेंटालिटी वैसी हो उनकी जाती है। मेंटालिटी उनका, फिर तो आप आराम तलब हो गए। वाजिद अली शाह के नाती, कुछ और भी कड़क अफसर, वाजिद अली के नाती से हम क्या उम्मीद करें? आप तो एसी में रहते हैं, आप क्या लीड करेंगे राइफल लेकर के अपने कर्मचारियों की? आप क्या दौड़ लगाएंगे पुलिस टाइम में राइफल लेकर के? तो दैट वाज द मेंटालिटी जो उस टाइम की मेंटालिटी और वर्क कल्चर अलग था। टफनेस, बीइंग रफ एंड टफ, बीइंग एब्सोल्युटली ग्राउंडेड, और किसी तरह का कोई आराम तलबी ना हो। आपने एक ऐसे एरा में काम करा है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बाहुबली और माफियाज का बहुत बड़ा राज, एक रूल चलता था, दबदबा था। मतलब हर जिले का एक बाहुबली था और हर जिले में एक माफिया रहता था। उस टाइम आपने बहुत सारे माफियाज के साथ डील करा, उनको, कुछ लोगों को तो घसीट फेंका, कुछ लोगों के साथ कार्रवाई करी, मतलब आपने बहुत लोगों को सबक सिखाया है। इतना जज्बा आपके अंदर उस टाइम कैसे था? क्योंकि उस समय कहा जाता है जो समय माफिया होते थे वो इतने ताकतवर होते थे कि पुलिस वाले की खाल उधेड़ देते थे। उस टाइम आपके अंदर ये जज्बा आया कहाँ से कि मुझे भिड़ जाना चाहिए? देखिए, ये आपकी ग्राउंडिंग, आपका बेसिक नेचर, वो कभी बदलता नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं शेर शेर ही रहता है? मैं ये कभी नहीं कहूंगा, लेकिन जो ग्राउंडिंग होती है कि गलत चीज के समझाता है, गलत चीज करना छोड़ दीजिए, मैं उधर देखता भी नहीं। ये माता पिता के दिए हुए संस्कार है, मैं छोड़ दूंगा। और मैं कहता भी था, मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये अवसर आपको दूंगा मंत्री जी, आप मेरा तबादला करा दीजिए। ये कहिए तो मैं खुद ही कह दूंगा मेरा तबादला कर दिया, कि मैं बहुत यहाँ अपने को सहज नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आप करा दीजिए पोस्टिंग, मैं विरोध नहीं करूंगा, न विरोध करूंगा, लेकिन मेरे रहते आपका काम नहीं होगा, ये मेरी दूसरी गारंटी है आपको। रही बाहुबलियों की बात, बाहुबली माफिया होते हैं, बड़े अकलमंद होते हैं और चेहरा पढ़ लेते हैं कि ये किस डोज का है, क्या हमें खरीद सकता हूं, क्या मैं धमका सकता हूं, या फिर कुछ दिन भारत दर्शन कर लिया जाए। तो जहां जहां रहे, ये तो अधिकांश भारत दर्शन पे गए, जो नहीं गए वो जिसके पात्र थे, जिस तरीके के इलाज के, होम्योपैथी से लेके बाईपास सर्जरी तक इलाज हुआ भरपूर, वो चाहे पॉलिटिकल माफिया हो या क्रिमिनल माफिया हो या जैसे भी माफिया हो, इलाज हुआ भरपूर, इसमें कोई, और मेरा सक्सेस रेट 99% नहीं 100% रहा है। कहने की बात नहीं, अपने मुंह में मिट्ठू बनने नहीं, लेकिन जिसने जो आया सामने। अब आप देखें, सर्विंग पार्टी का एमएलए है, जेल गया, सजा पा गया। सर्विंग पार्टी का एमपी है, जीप में पीछे बैठा करके भेज दिया जेल, सजा पा गए। मिनिस्टर्स जेल भेजे। तो ये नहीं कि अगर एक दफ़ा आप ठान लें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है आप खुद इतने सच्चरित्र हों और आपने कभी जीवन में किसी से कोई लाभ न लिया हो। क्योंकि अगर आपने इतना सा लाभ लिया है,
वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके कमरे स्टूडियो के बराबर, फिर वो आपको उधेड़ देगा, आपकी रेपुटेशन को, आपके करियर को। एक्चुअली सर मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा बिकॉज आपकी जो मेंटल टफनेस थी, एक मेंटल टफनेस आपके अंदर रही होगी कि आप इतने बड़े डिसीजंस को ले पाए और आपने इतने बड़े एक्शंस लेने का भी जज्बा था कि आप ले पाए। बट आज आपकी कंडीशन में और आज की कंडीशन की मैं बात कर लेता हूँ। आज कोई छोटी सी भी ज़िंदगी में हार हो जाती है, इंसान के साथ छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वो तुरंत गिव अप करता है लाइफ में कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। और आपने इतने बड़े डर को ओवरकम कर दिया, उन पे जीत हासिल कर ली। तो मैं चाहता था आप एक हमारी ऑडियंस को, जो नए लोग हैं, उभरते सितारे हैं, वो कभी ना कभी ज़िंदगी में असफल होते हैं, कभी फंस जाते हैं, उनके साथ भी कुछ हो जाता है, बड़े वो हो जाते हैं मायूस कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। पर आपने इतने बड़े एक्शंस लिए, उसके पीछे का क्या आप कोई मैसेज देना चाहें अगर उन लोगों को? प्रतीक जी, मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। हाँ। बहादुर रौंद कर समुंदर पार जाता है, बहादुर रौंद कर समुंदर पार जाता है, भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। और रही माफिया की बात, तो मैं बता दूं आपको, मेरे साथ कानून है, धर्म है, ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं। मुझे कोई अपना घर नहीं बनाना है, मुझे कोई पैसा नहीं प्राप्त करना है, कोई नौकरी नहीं लेनी है, मुझे कोई रिटायरमेंट के बाद न मेरी कोई अपेक्षाएं हैं। मैं आज और तात्कालिक रूप से जिस बात की तनख्वाह ले रहा हूं, मैं मन कर्म वचन से निष्ठापूर्वक उसको पूरा करूंगा। दो माई हेड बी ब्लीडिंग, इट विल बी अनबाउंड। हमारे जो गुरुजन थे उन्होंने कहा, इट इज बेटर टू बी एन ऑनरेबल एक्स डीजीपी देन टू बी ए डिसऑनरेबल सर्विंग डीजीपी। ये प्राथमिकता याद रखिएगा। कभी जिंदगी में डिसऑनरेबल काम किया तो आप ठीक है 3 साल रह लेंगे, लेकिन आप डीजीपी होगा, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। अब आप चाहे 24 घंटे रहें, चाहे 50 साल रहें, लेकिन ये होगा कि इज्जतदार थे, ये बेइज्जत थे। बिल्कुल। ये चयन अगर आपने कर लिया तो आधी यात्रा, आपको ये मान के चलिए, आपके रथ पे जब तक एक अंश है, जैसे सांकेतिक रूप से भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है, जो भगवान ने नहीं कहा है, जो संजय ने कहा कि ये विजय किसकी होगी, कि विजय उसकी होगी जिसकी ध्वजा पे भगवान है और जो धर्म के साथ चल रहा है, विजय उसकी होगी। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही विजय किसकी होगी, ये मूल मंत्र तो हमारी भगवत गीता में आखिरी श्लोक में है, युवा वो देख लें। और जिसके साथ धर्म नहीं, वो विजेता हो नहीं सकता है, तात्कालिक लाभान्वित हो सकता है, मलाईदार पोस्टिंग मिल सकती है, उसका अलंकरण हो सकता है, 1-2 अलंकरण भी मिल सकते हैं, शायद 2-4 10-20 करोड़ भी मिल जाए, लेकिन अंततः कहते हैं ना कि वो भाग्य लक्ष्मी नहीं, वो काल लक्ष्मी होगी, आपकी मौत का कारण बनेगी। जी। ऑफ कोर्स ये बहुत डीप मैसेज आपने दिया है लोगों को, बिकॉज शॉर्टकट तो देखो सब अपना। शॉर्टकट तो सब नहीं कुछ करते, वो आपका व्यापार हो या सर्विस हो, अंत तो गत्ता ट्रूथ अल्टीमेटली विन, सत्यमेव जयते, हमेशा नहीं, अल्टीमेट विक्ट्री जो सच्चाई की होती है वही होती है। मैं आपको बनारस ले जाता हूँ, वहाँ एक जालान परिवार है, उनकी बड़ी दुकानें हैं। जब जालान भाई, दीनदयाल जालान भाई जी आए थे 74 में, तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने कहा हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। उनका तो मुझे छोटा सा थे, कहना यहाँ नहीं, आखिरी जो खूंचा है तुमको वहाँ, बिल्कुल कहा वहीं दे दीजिए बाबूजी। 74 का दिन था, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, तो भाई जी ने छोटी सी गुमटी खड़ी की वहां पे, उनकी इजाजत। 10 साल में उन्होंने गुमटी खरीदी, 4 दुकानें और ली, 25 साल में पूरी मार्केट खरीदी। आज की तारीख में अगर आपको कपड़ा लेना है बनारस में, और बिहार, मध्य प्रदेश, बनारस छोड़ दीजिए, कहीं पर भी अगर क्वालिटी का कपड़ा लेना है ईमानदारी से, तो जालान का परिवार माना जाता परिवार, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। अगर आप 1 बजे उनकी किसी भी शोरूम में जाएं, तो जो प्रसाद जालान परिवार के लिए आएगा, चाहे कान्हू हो, केशव हो, भगीरथ हो या किशन हो, 7 आइटम आएंगे, कोई बात नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी पापड़, वो सभी कर्मचारियों के लिए आएगा, वही सभी ग्राहकों के लिए आएगा। एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 800 लोगों का प्रसाद निःशुल्क आता है। और भगवान ने उनको कैसे दिया है, और मुरारी बापू ने कहा कि तुम एक बार प्रसाद निःशुल्क कर दो, उन्होंने सबके लिए प्रसाद निःशुल्क कर दिया। तो 2 हाथ से देते हैं, 2 लाख हाथ से भगवान उनको वापस कर रहा है। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा की बात है। आपने उत्तर प्रदेश में सर्व करा, कोई ऐसी नोटोरियस सिटी जो आपको लगा हो यहाँ पे व्यवस्था सब कुछ वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा, कोई ऐसी सिटी थी आपके लिए? क्यों नहीं, मुझे सारी ऐसी सिटीज मिली जिसको मुझे कहते हैं वॉर टाइम जनरल। मैं पीस टाइम जनरल नहीं था, मैं वॉर टाइम जनरल, कि जहां युद्ध हो रहा, जहां मरणोपरांत वीर पदक मिलने के समय में वहीं जाता था। मेरी दूसरी पोस्टिंग मणिपुर में ऐसी ही थी, एटा भी थी, और एटा का मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा कि मेरे सारे मेडल्स एटा की पवित्र भूमि ने मुझको दिए हैं।
उसको कहते हैं वीर भूमि, रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। ये हालत थे कि वहां पर सितंबर 1981 में नथवापुर कांड हुआ, पूरा अलीगंज थाना इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, पूरा सिपाही सब मार दिए गए। कुछ फोटो भी मैंने आपको भेजी, रोज मुठभेड़ होती थी। तो जहां पे पुलिस का ही उन्मूलन हो रहा हो, लोग कह रहे थे कि यार उसके अलावा जो आकर के नकारात्मक आपको देने वाले हैं, कभी भी भाई ये इन सब चीज़ों से, ज्योतिषी वगैरह से अपने को थोड़ा दूरी रखिए, क्योंकि वो आपको नकारात्मक ऊर्जा डाल देंगे। अब आपका मार्केश लग गया, अब आप मरने वाले हैं, अपना बीमा करा लीजिए। मुझसे भी यही कहा था। तो हमने कहा न मैं कोई बीमा कराऊंगा, कराया तो हमने ज़रूर था, लेकिन ये अंगूठी पहन लीजिए, वो ताबीज, न कोई अंगूठी, न कुछ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और जब आप साबित कदम होंगे अपने काम में तो आपको विजय मिलना निश्चित है, और विजय मिली। तो वो एटा था। अच्छा, एटा के बारे में अगर विकिपीडिया पे जाएं, मैं एटा की बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, मेरा सबसे प्रिय जनपद वही है। लेकिन उसके बारे में 2-3 कहावतें हैं उस जमाने की। एटा का लपेटा, न बाप बचा न बेटा। तो तब भी कहते थे कि अगर जगह कंपार्टमेंट में, ट्रेन में जगह ना हो, तो आप कहिए भैया एटा से आ रहे हैं, अब यहाँ जाना है, तो ये सुन के कि आप एटा के, ट्रेन खाली हो जाएगी, आपकी कंपार्टमेंट खाली हो जाएगी। ऐसा दहशत थी एटा के नाम से लोगों को। लेकिन मैं फिर कहूँगा दोबारा, एटा की बड़ी उपकार और बड़ी कृपा मेरे ऊपर। आज विक्रम सिंह वो न होता अगर एटा का आशीर्वाद मुझे न मिलता, वहाँ की जनता का आशीर्वाद न मिलता मुझे। लेकिन चैलेंजेस और चुनौतियाँ भरपूर थी, क्योंकि वीर भूमि है। वहाँ के लोग जब इनकाउंटर हुए दिन में, मैं आज भी याद करता हूँ, निधौली कला में हो रहा था, कपरेटा गाँव में, और दिन में, और वो लांगुरिया गा रहे थे। आप लोग जानते होंगे जो गाना होते हैं, जैसे इधर आला, वहाँ लांगुरिया गा रहे थे। तो हमने कहा सरेंडर कर दो सुरेशा रमेशा। अब एक भाई तो खैर अब नेता हो गया, सुन रहा होगा आपका पॉडकास्ट। एक भाई एनकाउंटर मारेगा, अब तो सील है के जाएंगे, हाकिम सील है के जाएंगे। सील के मतलब तुम मारोगे, मेरी लाश को सील करके जाओ। अच्छा, दैट वाज द लेवल ऑफ मतलब बेलिजरेंसी एंड द फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ एटा। आज भी पुलिस में एटा का बहुत बच्चा आता है, और एटा का बहुत बच्चा जाता है, लेकिन वो जो है कि बंदूक और गोली चलाने का शौक। तो हमने कहा हम भी बच्चों किसी से 19 नहीं है। अब तो दोनों हाथ हो ही जाए, तुम्हारा दांव लगे तो मुझे निपटा दे, मेरा दांव लगेगा मैं तुम्हें निपटा दूंगा। तो वो सबसे चुनौतीपूर्ण था। बड़ी पुलिस कैजुअलिटीज हुई, लेकिन सारे गैंग भी साफ हुए, परमात्मा की कृपा। उधर एक बहुत साइकिक एक गैंगस्टर क्रिमिनल था, महावीरा। हाँ, महावीरा। वो बहुत साइकोपैथ किलर था। मतलब साइकोपैथ इतना था कि मतलब जैसे दरोगा उनकी वाइफ जा रहे थे नाव पे, वो भी बैठ गया, और बीच रास्ते में दरोगा के सामने बीबी का किया रेप, और फिर बीबी के सामने दरोगा जी को गलासे से काट के नदी में फेंक दिया। इस लेवल का क्राइम था? इस लेवल का क्राइम था। एसएसपी साहब अपने घर में 18 आदमी लगाते थे, कहीं ऐसा ना हमला हो जाए हमारे घर में। हमने कहा सबको हटाओ, मैं अकेले काफ़ी हूँ सबको निपटाने के लिए, मैं अकेले काफ़ी हूँ। फिर महावीरा को भी मारा। गोलियां चलती थी तो वहाँ भगवान सिंह कमांडर, एक वो एक्स आर्मी डिजर्टर था, सर्वे ऑफ इंडिया का मैप और मैग्नेटिक कंपास लेके चलता था, बिल्कुल फौजी जैसे होता है ना कॉर्पोरल, उस तरीके की ड्रिल और वर्ड ऑफ कमांड और कॉशन। तो ऐसे गैंगस्टर्स थे, तो उनको भगवान की आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा थी। कोई मैं कहूँ मैंने किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब प्रभु की कृपा होती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये कृपा परम वंदे परमानंद माधवम। ईश्वर ने करा दिया, हो गया। नहीं, विक्रम सिंह क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स सर। आपकी लाइफ में किसी माफिया या किसी बाहुबली का ऐसा आपके साथ एनकाउंटर हुआ हो जिसको देख के आपको लगा हो कि इसने इस संसार में सारी हदें पार कर दी, मैंने आज तक इसके जैसा इंसान नहीं देखा? कोई ऐसा पर्सन आपको याद आता है जिसको आप देख के कह सको कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट माफिया था उत्तर प्रदेश? कुछ फोटो मैंने आपको भेजी हैं, बिल्कुल, जिनको मैंने भेजा, लेकिन एक नियम ये है, एस.सी. दीक्षित साहब ने कहा कि मरे हुए की फोटो मत प्रकाशित करो। हाँ बिल्कुल। महावीरा वॉज वन, सो वॉज पोथी। और इसके अलावा जिनको मैं नाम बता रहा हूँ कुछ, अब अकबर शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए, वो सब भगवान को प्यारे हो गए। ऐसा आदमी जो कि मेरी नॉलेज में आ जाए, मेरे कार्य क्षेत्र में रहे, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों अब नहीं रहेंगे। फिर वो चाणक्य की तरह शिखा खुल जाती है। परमात्मा या तो मुझे इसको अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जो ताही बधे कछु पाप न हो। इनका वध होना ही है। मैं आपके चैनल पे से कह रहा हूँ, कानून की परिधि में रहते हुए इनका वध ही होना है। वो सही इनको देख करके तिल मिला जाए आदमी, तो तिल मिलाना काम नहीं है। ये नपुंसकता के साथ तिल मिलाना नहीं, पुरुषार्थ के साथ कूटनीति और कानून के रहते हुए उनको मिलाइए मिट्टी में। सर, ये जो माफिया कल्चर चलता है इतना ज़्यादा, ये गैंगस्टर्स बनते हैं, इनके पीछे लोकल पुलिस का सपोर्ट रहता है या फिर पॉलिटिशियन का सपोर्ट रहता है,
नहीं देखो, सिंपल सी बात है, आज लॉरेंस है, लॉरेंस जेल में से बैठकर ये बोलता है कि दैट मैं सलमान खान को, अगला टारगेट मेरा सलमान खान है, खुलेआम बोलता है। पुलिस प्रशासन भी सुन रहा है, जो हमारा नेता नगरी है वो भी सब सुनते हैं, नेता भी सब देख रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पे किसका हाथ होता है, दैट हाउ दे आर सो फियरलेस कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, पहले भी करा है। आपने इतने सारे बाहुबली और माफियाज को साथ में देखा है, आप उनके साथ में रहे हैं, तो क्या लगता है आपको दैट वाई ये सिस्टम में ऐसे कैसे बन रहे हैं गैंगस्टर्स, हर दूसरा इंसान गैंगस्टर बन जाता है। अब मैं 2 मिनट और लूंगा इसको समझाने में। बिल्कुल। माफिया अपने आप नहीं बनता है, हम्म। उसको प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन आती है। आपने कहा 2 प्रमुख चैनल्स हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति और एक आपका शासन प्रशासन जिसमें पुलिस भी शामिल है। कैसे, क्यों, अनवाय, हाँ। कैसे क्यों, इसलिए कि नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा एक भयानक अजगर कैसे बन गया, क्योंकि राजनीतिक मित्रों को टुकड़े फेंक करके वो उसकी 10 तरीके से मदद करता है। जबरन ठेके लेना, प्लॉटों जमीनों पर कब्जा करवाना, बेनामी ट्रांजैक्शन कराना, हवाले से पैसा इधर उधर करना, प्रतिद्वंदियों की हत्या करना, लिस्ट समाप्त नहीं हुई है, बूथ कैप्चरिंग करना, शराब नाजायज बनाना बेचना, मादक पदार्थों की तस्करी करना, मानव तस्करी करना। और अगर मेरा थोड़ा शौक और बढ़ गया तो बांग्लादेश के नाजायज नागरिक ला करके हम 50-50 हज़ार के पॉकेट्स में ला करके एक सैटेलाइट सिटी बना देंगे, जिससे कि 25,000 कमिटेड वोट हमारा पड़ जाए और हम कम से कम एक एमएलए की सीट हर जिले में निकाल लें। ठीक, पैसा भी, पॉलिटिक्स भी। अब हम आ जाते हैं पुलिस पे। अब इस काम के लिए देखिए, हम अगर कभी पकड़े जाएं, क्योंकि बात तो छुपेगी नहीं, इंटेलिजेंस वाले आ जाए कि आपने इनको आधार कार्ड कैसे बनवाया, आपने पैन कार्ड कैसे बनवाया, वोटर्स आईडी कैसे बनवाया, इनकी कॉलोनी कैसे बन गई गवर्नमेंट लैंड पे, तो पुलिस को भेजा जाएगा। तो पुलिस के लिए भी जैसे कहते हैं टुकड़े फेंक दो, और फिर हम ऐसे अधिकारी पोस्ट कराएंगे अपने थाने में, अपने सर्कल में, अपने जिले में, तहसील लेवल पे, जो कि हमारे राजनीतिक मित्र। तो इसकी तिकड़ी के 4 भाग हैं, जैसे ये मेज है, इसके 4 टांग हैं। एक टांग आपकी हो गई राजनीति, दूसरी टांग हो गई आपकी पुलिस, तीसरी टांग हो गई व्यापारी, और चौथी टांग हो गई आपकी, बताइए, मैं नहीं समझ पाया। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ओके। क्योंकि पुलिस तो बहुत नीचे लेवल मदद करेगी जब तक आपका खेल कुछ करोड़ों का है, लेकिन अगर 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ब्यूरोक्रेसी ऊपर के लेवल तक, राइट। तब आपका जाके, तो जब चारों का सहयोग बनता है तब माफिया का उदय होता है। माफिया अकस्मात नहीं होता है। नाली का कीड़ा अजगर बन रहा है, अकस्मात नहीं बना। इसके ऊपर अगर आपकी रुचि है, मुझे रुचि है, क्योंकि ये सवाल पहली बार मुझसे किसी ने किया है, तो आप एनएन वोरा कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। 18 पन्ने की छोटी सी रिपोर्ट है, लेकिन लागू कभी नहीं हुई आज तक। उन्होंने यही कहा कि ब्यूरोक्रेट, माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन नेटवर्क। सर आपने ये 4 पिलर बताए, अगर ये 4 पिलर हैं और इसी से कानून व्यवस्था या पूरी व्यवस्था चल रही है, और अगर ये चारों बिक सकते हैं, तो ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि वो, अगर ये चीज़ें ऐसी हैं, ये तो हमेशा रहेंगी, हमेशा कोई ना कोई नया उठेगा। आप ऐसे युवा को ये हताशा शोभा नहीं देती है। कभी कभी वो ठीक है, रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है, जब 7वें स्थान पे मार्केश आ जाता है, वो ठीक है, बाकी ग्रह दशा चल रही है, लेकिन जब रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा तो भगवान कृष्ण का आगमन होगा। या मार्केश अगर लग जाए 7वें स्थान में, राहु केतु, तो ये मान के चलिए जैसे योगी जैसे मुख्यमंत्री आ जाए, तो एक मुख्यमंत्री था कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहा है। तो संदेश बड़ा क्लियर है कि जब कुत्ता हमारा दोस्त है तो माफिया क्या होगा। बिल्कुल। और एक योगी जी है जो सदन के प्रेसिडेंट का मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये संदेश ये गया मिट्टी में ही अब मिलना है, और मिट्टी में मिल गए। सिर्फ इतना ही था कि गियर शिफ्ट कर दिया, और तो कोई न कार बदली न गियर बक्सा बदला, सिर्फ गियर बदल दिया, और गियर बदलने में भूखे भेड़िए की तरह पुलिस वाले टूट पड़े और मिट्टी में मिला दिया। राइट। लेकिन ये 3 शब्द आपने कहा ना, मिट्टी में मिला दूंगा, ये ऐसे नहीं कह सकता है। ये तो मैं भी कह दूं, क्या प्रभाव होगा आप कह दें, लेकिन मैं तब कहूंगा जब मालूम पड़े कि तुम्हारे 1 पैसे का ये गाय का गोश्त खाने के बराबर होगा मेरा, तब मैं कहूंगा। क्योंकि जिस दिन मैं कहूंगा मिट्टी मिला दूंगा कि मुख्यमंत्री जी, जो 500 करोड़ रुपए की जमीन आपने हथियाई मानेंगे तो उसका क्या होगा, और जो आपने 200 करोड़ रुपए उधार लिए उसका क्या होगा। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, आपका कंठ कांपने लगेगा, आपके घुटने कांपने लगेंगे। लेकिन जब आप बिल्कुल
किसी तरह से उपकृत नहीं, आपका किसी पे कोई निष्कलंक निष्पाप है, तब आप कह देते हैं और शाप लग जाता है। राइट। तो कोई चीज सबकी अवधि होती है, सबकी अवधि होती है। टाइम, टाइम की बात है। टाइम इज एवरीथिंग। बहुत ही ग्रेट आंसर है कि दैट, ऑफ कोर्स मुझे इसमें एक आंसर मिला है कि दैट अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो टाइम तो उसका भी आएगा। विद इन द स्मॉल फ्रेम। हमारे टाइम में तो योगी जी नहीं थे, राइट। और योगी जी ने एक बार पूछा था कि आप बताइए, तो हमने कहा मेरे जीवन में बड़ा अंतर तृप्त और तृप्त व्यक्ति हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक लालसा रहेगी कि काश आप मुख्यमंत्री होते और मुझे सेवा का अवसर मिलता, तो मैं अपने सारे अरमान पूरे कर पाता। अभी तक तो मैंने अपने अरमान केवल 55-60% तक ही पूरे किए, लेकिन आप होते तो मैं 200% पूरे करता। ऑफ कोर्स सर। मुझे आपसे एक क्वेश्चन था दैट आज पुलिस व्यवस्था की बात करें, पहले से तो काफ़ी बेटर है। आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाके भी एफआईआर कर सकते हैं, बट आज भी कुछ बेसिक सवाल हैं लोगों के मन में। मैं चाहता हूँ आप उनको क्लियर कर दो, छोटे छोटे आंसर्स में, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो इंसान एफआईआर करने भागता है सबसे पहले पुलिस स्टेशन। तो एफआईआर कराते समय उनको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दैट अगर वो लॉ प्रोसीजर में आगे बढ़ रहा है तो इन बातों का ध्यान रखें? आप अगर कुछ रोशनी डाल पाएँ इस पे। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी आपको बहुत सशक्त बना दे दिया, बहुत सामर्थ्य दे दिया है। सबसे पहले जब तक आप थाने पहुंचे 112 डायल करके कंप्लेंट कर दें और ये अवगत करा दें, जहां हर चीज रिकॉर्ड होती रहेगी। हाँ जी। कि मैं जा रहा हूं, मेरी एफआईआर हो जाएगी तो मैं फिर फोन करूंगा, नहीं होगी तो भी मैं फोन करूंगा। इसलिए बराए करम वो उनको सूचित कर दें कि मान लीजिए थाना कोतवाली है कि मैं पहुंच रहा हूं। वहां जब बिल्कुल। पहुंचे तो उनको बता दें 112 पे मैंने सूचना दे दी है, कृपा बिल्कुल। करके और एफआईआर मेरी पंजीकृत करने का कष्ट करें। बिल्कुल। अब एफआईआर हो जाती है, नहीं होती है, हो जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं होती है तो आपके पास क्या विकल्प है? तुरंत आई ट्विटर पे टैग कीजिए सीएम ऑफिस, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और 3 लेवल ऊपर तक, और ये कही कि मैं थाने पर आया, 112 को मैंने सूचित किया, मेरी एफआईआर लिख गई, आभार आपका। अब मैं चाहता हूं त्वरित विवेचना होकर के माल मुलजिम का पता लगा जाए, अभियुक्तों को जेल भेजा जाए। नहीं हुई कि बावजूद मेरे आने के एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। अब आप इसको फॉलोअप कीजिए, दरखास्त और एफआईआर की जो दरखास्त थी आपकी, उसकी कॉपीज बना करके अब एसीपी, डीसीपी, स्पेशल पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को आप भेजते ईमेल से और स्पीड पोस्ट से। फिर 3 दिन बाद फॉलोअप कीजिए। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो काम आपका है, तो आपका काम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं संशय नहीं, आपका काम नहीं होगा। आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप करना पड़ेगा। अब मैं क्यों 4 चरण या 5 चरण कहे? क्योंकि थाने पर अगर आपने किया और आप ये समझें कि थाने के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो संभावना यह है कि आपकी अपराध पंजीकृत नहीं होने वाला है। ओके। तो बेहतर ये होगा कि थाने से 4 लेवल ऊपर, इसीलिए बनाया, सरकार ने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया है। एसीपी, डीसीपी, स्पेशल पुलिस कमिश्नर सरकार ने बनाया, इसीलिए कि थाने पर अगर कोई फॉल्ट लाइन हो, कोई त्रुटिपूर्ण व्यवहार हो, तो उसको सही करते। तो हम पहले ही से इस प्रत्याशा में कि हमारा काम हो जाए, हम सूचित कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर काम हो जाएगा तो हम आपको अलंकृत करने के लिए, पुरस्कृत करने की भी संस्तुति करेंगे। नहीं होगा तो अब आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक केस ये ले लेते हैं कि दैट मेरे खिलाफ अगर किसी ने गलत झूठी एफआईआर कर दी है एंड कोई मेरे को अरेस्ट करने आ रहा है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? पहले तो एक अरेस्ट वारंट होना चाहिए मेरे लिए, राइट? इतना मुझे पता है, इतना मुझे ज्ञात है। एंड कौन मुझे अरेस्ट कर सकता है? एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कौन मुझे अरेस्ट कर सकता है? और मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए अगर मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकला है? प्रतीक जी देखिए, एक तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। अब हमारी जो नए कानून है उन्होंने बड़ा लिबरल कर दिया है कि बिल्कुल। बिना आपको नोटिस दिए और बिना आपके बयान लिए आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ओके। और आपके जो छोटा, अब देखो, अब हत्या में आ गए तब तो बात अलग है, रॉबरी में आ गए या बैंक लूट में तो बात अलग है, फिर तो मौके पे एनकाउंटर भी हो जाएगा आपका। अरेस्ट को छोड़ दीजिए, अरेस्ट तो बात की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि स्पॉट एनकाउंटर हो जाए। तो जघन्य अपराध छोड़ दें आप। बिल्कुल। हमारी नॉर्मल। आपके, हाँ, नॉर्मल अपराध है, बैंक में चेक बाउंस हो गया या किसी ने छेड़खानी के वो लगा दिया आरोप, दहेज का बहुत कॉमन चल रहा है। हाँ, दहेज का। हाँ, और किसी ने कहा पार्किंग लॉट में हमसे जो है माँ बहन की गाड़ी दे दी, यही तो है। इसमें टेक्निकली आपकी अरेस्ट नहीं हो सकती है। ओके। क्योंकि ये आपके जो ऑफेंस है ये पेटी ऑफेंसेस में आते हैं, और इसमें नॉर्मली ये होता है कि पहले केस रजिस्टर होगा, डिप्टी एसपी रैंक के अफसर से परमिशन लेकर के आपको नोटिस भेजी जाएगी, नोटिस आपका बयान लिया जाएगा, बयान लेने के बाद अगर उपयुक्त समझा जाता है तब आपकी अरेस्ट होगी, और अरेस्ट आपको अरेस्ट करने के लिए नॉर्मली आईओ करता है, आईओ सब इंस्पेक्टर होता है।
ओके, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकता है। हाँ, ये नहीं कि अल्लम गल्लम कोई भी आ जाए, लेकिन अगर एक शातिर अपराधी है, जैसे मान लीजिए कि सीरियल ऑफेंडर है या राष्ट्र विरोधी तत्व है, उसकी फोटो आ गई है और उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, आपने देख लिया कि यहाँ पर मान लीजिए एक लड़का बैठा है, आपका यही है, तो आप एज ए पब्लिक मैन भी अरेस्ट करके 112 को नजदीक के थाने को सूचित कर सकते हैं और इनाम के हकदार बन सकते हैं। पब्लिक ओके। को भी वही पावर है अरेस्ट की ऐसे अपराधों में जिसमें सजाए मौत हो या आजीवन कारावास हो। ओके सर, एक केस ये है कि दैट अगर मैंने कोई क्राइम नहीं करा था, बट किसी ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी और मुझे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। उसके बाद अरेस्ट होने के बाद मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसीजर्स मैं कर सकता हूँ, पुलिस से किस तरीके से डील कर सकता हूँ, या मेरे अरेस्ट होने के बाद आपको पता है पुलिस वाले थोड़ा धमकाते हैं, कभी कभार अगर थोड़ा सामने वाला पावरफुल पर्सन है, उसने ब्राइब दे दी तो मारते भी हैं, तो इंसान वैसे भी थोड़ा डर जाता है। क्राइम नहीं कमिट करा होता तो कर लेता है, क्राइम कमिट कर नहीं नहीं, जाता ऐसा नहीं, इतना नहीं, आपने बड़ी नकारात्मक पिक्चर। आप जहां बैठे वो एनसीआर एरिया है है। और यहाँ पर अब ये संभव नहीं, ये आज से संभव था 10 से 20 साल पहले। आज की तारीख में फर्जी केस लिखा करके अरेस्ट कर ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं संभव है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। क्यों कम हो गई है? ये जो है आपका बहुत बड़ा मित्र मित्र है, आया है और कैमरा। आप इसके माध्यम से आप न सिर्फ वीडियोग्राफी कर सकते हैं, अपने वकील को ला सकते हैं, वकील को मना कर सकते हैं, वो भी रिकॉर्ड होगा। इसकी बेसिस पे आप जाके सोशल मीडिया पे जा सकते हैं और 10 मिनट छोड़ दीजिए, 5 मिनट के अंदर दिल्ली से लेकर के संसद तक आपके साथ जो हो रहा है, अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, ये सब जान जाएंगे। और पुलिस को भी अपनी छवि के बारे में यूपी पुलिस आई जस्ट वॉन्ट टू नो द राइट सर, दैट एक आम इंसान के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, बिकॉज कभी कभार नॉर्मल इंसान को भी ना राइट्स नहीं पता होते उसके। राइट अगर से कि नॉर्मली आपको जब तक इस तरीके से संभव नहीं है कि आपके खिलाफ एफआईआर होगी बिना आपके बयान लिए, बिना आपको सूचित किए, बिना नोटिस दिए, वो इलीगल अरेस्ट होगी। Okay. आपको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कह दूं, यहाँ बड़े बड़े एडिटर ऐसे ही अरेस्ट हुए थे। कैसे कि उन्होंने कुछ अपना शो चलाया और इससे पहले कि वो घर पहुंचने बीच में ही उठा लिए गए। हाँ, लेकिन दोज आर वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि ऑपरेट कर रहे हैं और टोटल इलीगल काम किया है। लेकिन अगर वही चीज जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं प्रतीक जी, फिर उनकी नौकरी भी गई, बर्खास्त भी हुए और उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। उन्होंने जोश में आकर के इलीगल ऑर्डर्स कैरी आउट तो कर दिए, लेकिन फिर उनके खिलाफ जब वो, क्योंकि जिसको आपने अरेस्ट किया वो भी कोई हल्का फुल्का तो था नहीं, उसने फेक अरेस्ट, एक्सटॉर्शन और 3rd डिग्री की और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी बताया। इंक्वायरी हुई, समय तो लगा, लेकिन 15 दिन में मालूम पड़ेगा कि आपके खिलाफ वाकई अन्याय हुआ, आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, तो आप पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा सकते हैं, आपके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मुकदमा लिखा सकते हैं और लिखाना चाहिए। अगर किसी के साथ पुलिस ने अनाधिकार चेष्टा की है तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक भी और लीगल भी, कि मुकदमा लिखा के कार्रवाई करें। एंड सबसे आपने बताया कि दैट ये मोबाइल फ़ोन आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार है, सोशल मीडिया है। एंड आपने जैसे कि बताया कि दैट आप ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत फास्ट एक्शन इस पे हो भी सकता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक में 3 प्लेटफॉर्म बता रहा हूं आपको, बिल्कुल। फिर आप तीनों पे कीजिए। यूपी कॉप करके एक आपका वो है, यूपी कॉप डाउनलोड करें। यूपी में रहने वाले हर बच्चे को मैं कहूँगा यूपी कॉप डाउनलोड करें। इसमें एफआईआर कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, तमाम सर्विसेज पुलिस की आप कहीं जाने के बिना आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इसको ट्रायल एक बार ज़रूर कर लें। बिल्कुल। सर आपने काफ़ी सारे माफियाज़ को डील करा है, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स के साथ आपने डील करा है, आपने अतीक अहमद के साथ डील करा है, आपने मुख्तार अंसारी के साथ डील करा है। अतीक अहमद के लिए बोला जाता है कि दैट आप उनके पीछे इस कदर पड़ गए थे कि दैट उनकी जो पत्नी थी वो आपके पास आई थी कि आप इनके ऊपर से नज़र हटा लें। ऐसा क्या हुआ था कि दैट? देखिए, दोनों उनको मालूम पड़ गया था कि ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बिल्कुल। क्योंकि सबको मालूम पड़ जाता था। अभी तक मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, कभी इस क्षेत्र में आया नहीं। जब सामने आया तो पहली बार डीजीपी बनने के बाद अशरफ ने, जैसे भाई मारा गया था इसके साथ, अतीक के साथ, इसने यतीम खाने में जो बच्चियों का था, अनाथालय, उसकी दीवार गिरा के गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसने कब्जा कर लिया यतीम खाने की बेशकीमती ज़मीन पे। तो मैं डीजीपी हूँ, शायद 10-15 दिन हुए थे। तो पहला केस गैंगस्टर का मैंने लिखाया, इन दोनों को किया, करवाया, इनको अशरफ को करवाया अरेस्ट, उन पे लगाया गैंगस्टर और एनएसए। तो नमूनाहीन को मालूम पड़ गया कि भाई आए 4 दिन और आपने पूरा प्रसाद अपना दे दिया, बस एनकाउंटर बाकी था। खबर ये हो गई कि शायद इनका भी एनकाउंटर होने वाला है जेल के अंदर अब बहुत जल्द। बिल्कुल। तो उनकी वाइफ, जो उनका बच्चा असद था जो मारा गया, इतना बड़ा था, लेकर के आई और ये कहा कि आप मेरे भाई हैं, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरा बेटा यतीम ना हो। आपने कहा मैं भी नहीं चाहूँगा यतीम हो,
लेकिन इसका फैसला आपके शौहर करेंगे कि यतीम होगा कि नहीं होगा। मेरे चाहने से, मेरी दुआ देने से ये चीज़ शायद मुमकिन हो, नामुमकिन हो, अल्लाह सलामत रखे इसको। लेकिन अगर आपके शौहर इसको जराइम की लाइन पे डालेंगे या खुद जराइम करेंगे, तो ये वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा यतीम ही होगा। दूसरी चीज़, मैं कुछ किताबें लाया हूँ, बच्चों की किताबें रहती थी, वो हमने बेटे को दी, बेटा तुम पढ़ो लिखो, मेहनत करो, और चॉकलेट्स थी घर में, वो दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर बाद में कालांतर में प्रतीक जी, आपने देखा कि होनी को कौन टाल सकता है। बिल्कुल। मुख्तार अंसारी मुख्तार का अंसारी ने ये कहा जैसे ही मैं डीजीपी हुआ कि ये मेरी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं, और मेरी हत्या होती है तो उसके उसके जिम्मेदार जिम्मेदार विक्रम सिंह माने जान। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। आप भी अगर कोई ऐसा कोई काम करेंगे कि पुलिस एनकाउंटर होगा, तो वो होके ही रहेगा। वैसे मैं कोई दावतनामा नहीं दे रहा कि मुठभेड़ होगी, लेकिन अगर होनी होगी तो होगी ज़रूर। आपका राजनीतिक रसूख या आपका बाहुबल धनबल आपको बचा नहीं पाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में जो एसटीएफ का संगठन हुआ था वो आपके उस नेतृत्व में हुआ जी हाँ, था। जी हाँ। एसटीएफ का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज बहुत अच्छा एसटीएफ ने एक्सपीरियंस। बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश के क्राइम को नीचे गिराने में। वो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस पे एक क्रिटिकलिटी ले आया कि चुने हुए जो व्यवसायिक दक्ष प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे, सिपाही से लेकर के अजय राज शर्मा जो एडीजी थे, जो स्वेच्छा से आना चाहते थे। नीचे के लेवल पे तो कुछ अलाउंसेस भी थे, हम लोग को तो कोई स्पेशल पे वगैरह बहुत कोई ऐसे कंसिडरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे। एसटीएफ अलाउंस ज़रूर हुआ करता था और बहुत अच्छा था, एक मानक था। बिल्कुल। लेकिन स्वेच्छा से आए और मन लगा के काम करते थे, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम जानते थे हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। दफ्तर भी नहीं मालूम था हमारा कहाँ है, कि B3 विज्ञानपुरी में है। काम करना रिसर्च ओरिएंटेड। और वही मैंने कहा, जब रिसर्च की गुणवत्ता आई, एसटीएफ में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के बल पे तफ्तीशें होती थी। आपको किसी को मारना छोड़िए, किसी को छूने की जरूरत नहीं थी। चरमपंथी भी पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट पकड़ते थे, साइंटिफिक एड, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टेस्ट करके, और बड़े अच्छे वातावरण, जैसे हम लोग अक्रॉस द टेबल बैठे हैं तो कहते, चाचा आज अकबर की बिरयानी नहीं खिलाओगे? अकबर की, हम तो हर तरह की बिरयानी खिलाते हैं, मंगा भाई अकबर की बिरयानी बच्चे के लिए। और उसके बाद कहते हैं इनसे मौलवी से मिलना चाहते हैं, आलिम से मिलो जल्दी से। लखनऊ तो घर था ही, बुला के इनकी सत्संग करा देते थे। इसके अलावा लेकिन सज़ा पुख्ता हुई, जो शायद कदाचित हम उल्टा टांग करके अगर हम वो सब करते हथकंडे कि उनकी चीखें सुनाई पड़ती बहावलपुर को, वो रिजल्ट नहीं आते जो हमने एसटीएफ में दिए। तभी मेरी किताब आई, ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस। आपको ये सब हथकंडे करने की ही जरूरत नहीं है। कितने आईपीएस अफसर और पुलिस अफसरों के करियर खत्म हो गए, लोगों को दबंगम सिंगम बनने के चक्कर में करियर खत्म हो गया, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। तो एसटीएफ का एक्सपीरियंस मैंने और भी स्टेट्स में एसटीएफ खड़ी की है, जा करके उनको बताए तौर तरीके। यूपी पुलिस के एनकाउंटर कामयाब, कैलकाटा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, मतलब जो हम अपने यहाँ नहीं कर सकते थे, इतनी जगह जा करके हमने कामयाब एनकाउंटर्स किए। बिल्कुल। एंड आपकी लाइफ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है कि अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग होने वाली थी। वो किस्सा क्या था? एक बड़ा शातिर दिमाग का एक अपराधी था, राजू भटनागर, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम को सबसे पहले व्यापार उसने बनाया। अच्छा। वो अपने ऐसे, बबलू श्रीवास्तव और राजू भटनागर ऐसे गिरोह के थे कि ये लोग पहले गिरोह बनाते थे, उसमें लड़कियां रखते थे, लड़कियां भी सीए हों, एमबीए हों। अच्छा। और इस तरीके की, ऐसी नहीं कि मतलब सिर्फ आपने देखा कि खूबसूरत जवान लड़कियां, बोलने चालने में बढ़िया, कंपनी सेक्रेटरी, कुछ एक्सपीरियंस, और कुछ ने तो मतलब मॉडलिंग वगैरह में थोड़ा नाम कर लिया। अर्चना शर्मा जहाँ नेट पे शायद कुछ निकल आए, तो कलकत्ता गई थी खादम शूज़ वालों को। तो ऐसे क्लब में गए, एक शहर में गए, ऑफिस खोला, बड़े घर के लड़कों को बुलाया, बड़े घर के लड़कों से दोस्ती की, किडनैप किया। किडनैप तो नहीं किया, पहले कहे पिकनिक पे चलते हैं, अरे भाई ये तो ऐसे रसिया किस्म के लड़के होते हैं, अक्सर फंस भी गए। उसके बाद बिना एक गोली फायर किए करोड़ों रुपए उगा लिए। ठीक, अमिताभ बच्चन का भी कुछ कुछ ऐसे ही प्लान था, लेकिन वो कामयाब उनका नहीं हुआ। बबलू श्रीवास्तव का, अरे इनका राजू भटनागर का। तो अमिताभ बच्चन की प्लानिंग तो की थी, क्योंकि पकड़ने के बाद उसने कहा था कि मैंने प्लानिंग की थी, मूवमेंट चेक किया था, और हम, लेकिन इनग्रेस पूरा ठीक हो नहीं पाया हमारा। मतलब जो प्रॉपर कनेक्शन होता है, जो प्रॉपर नेटवर्किंग होती है, कदाचित वहाँ थोड़ा, लेकिन अगर हमें 2 महीना मिलता तो हम अटेम्प्ट तो करते ज़रूर, क्योंकि 100 सोनार की एक लोहार की। और वो मैं किस्सा पढ़ रहा था कल रात में आपके ऊपर जब स्टडी कर रहा था, जो अमेरिका में 9/11 हमला जिसने करा था और करवाया था, उसको आप ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके थे।
हम्म, उस आतंकवादी को आपने अरेस्ट करा हुआ था, एंड उसी आतंकवादी को छुड़ाने के लिए उसी की मांग वो कर रहे थे, और उन्हीं को बाद में छोड़ दिया गया था। पहले इसको समझ लीजिए। दिसंबर 1994 सहारनपुर में ये टेररिस्ट और इन्होंने 3 अमेरिकन नेशनल या 3 ब्रिटिश नेशनल, 2 अमेरिकन नेशनल्स को किडनैप किया पहाड़गंज, दिल्ली से। अच्छा। सहारनपुर में किसी फार्म हाउस में ला करके इनको बंधक बनाया और हाँ। भैंस जिससे बांधी जाती उस जंजीर से इनको बांध के रखा। अच्छा। वहीं पे ये शौच करते थे, मलमूत्र त्याग करते थे, वहीं खाते थे। और जब 10-15 दिन हो गए तो इसकी खबर बाहर आई पुलिस के पास। तो इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव जो शहीद भी हुए एनकाउंटर में, साहिबाबाद में इंस्पेक्टर थे, पुलिस फोर्स गया, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद ये सब सकुशल छुड़ा लिए गए। और छुड़ाने के बाद सैयद मोहम्मद उमर शेख गिरफ्तार हुआ। एक सिपाही भी शहीद हुआ था हमारा ध्रुवलाल यादव के साथ। उसके बाद ये लाए गए मेरठ पुलिस लाइन, और मेरठ पुलिस लाइन में आकर के, क्योंकि ये ब्रिटिश सिटीजन, उसके साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म, वहाँ के पास आउट, नखरे ठसक इनके अलग थे। तो ठीक है भाई, ऐसा क्या करना। एक बार इन्होंने गलती ये कर दी कि सिपाही खाना लेके आ रहा था, जैसे आपके कमरे में बैठे, इसके सब बिजली उजली काट दी। अच्छा। और जब सिपाही लेके आए तो उसको पकड़ गिरा के उसको खूब मरम्मत कर दी। हम्म। ये बात जब फैली आई तो हमने कहा भाई ठीक है भाई, हिसाब तो नहीं रखना चाहिए, इनकी सेवा भी होनी चाहिए। और उसके बाद तो खैर जो इनकी सेवा हुई, मल्टीपल फ्रैक्चर, बदन में 50वां फ्रैक्चर, हाथ पैर टूटा, प्राइवेट अस्पताल में इनको भेजा गया, वहाँ इलाज हुआ। 30 सस्ते के ज़माने में 30 लाख का बिल आया। तो 30 लाख रुपए का बिल आया था? तो ब्रिटिश हाई कमीशन आया कि इसका बिल आएगा, हम तो नहीं देंगे, हम तो हत्यारों के ऐसे इलाज, हम तो दूसरा इलाज करते हैं, ये इलाज हमारा नहीं है, आपका सिटीजन है, आप ही भरिए। हमारे यहाँ तो 300 रुपये मिलता है, वो 300 रुपये हम दे देते हैं। बाकी जो है 2,99,900 रुपये वो आप भरिए जा करके। तो खैर वो तो उनका हो गया। अब उसके बाद इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ की हाईजैकिंग होती है, जो कि कंधार में लेके गई, और जसवंत सिंह हमारे विदेश मंत्री, सैयद मोहम्मद उमर शेख, मुल्ला मोहम्मद उमर और एक तीसरे चरमपंथी को जाके कंधार में रिलीज़ किया। तो ये उसके बाद सरफेस हुआ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में डैनियल पर्ल पत्रकार के मर्डर में और बीहेडिंग करके उसने लाइव दिखाया, वो सब चीज़ आपके सामने है। लेकिन इनकी सेवा करने का संतोष हमें पूरा है। क्या आपने ऐसे लोगों को भी अरेस्ट करा है? अरेस्ट भी किया है, हाँ बिल्कुल ठीक, और सेवा भी अच्छी की है। बिल्कुल। जो कहते थे कि आप जो है, हम लोग बिल्कुल, हमारा माइंडसेट बिल्कुल दूसरा है और हमसे कोई एक शब्द नहीं निकलवा सकता है। तो हमने कहा शब्द तो पूरे निकलेंगे, शब्द तो पूरे निकलेंगे। मेरा आपसे एक बहुत सवाल है, ये मेरा है कि दैट जितने क्रिमिनल्स होते हैं सर, आपने इनको ना बहुत पास, आपकी और इनकी ज़िंदगी बहुत आसपास बीतती है। एक पकड़ना चाहता है और एक भागना चाहता है, एक बचना चाहता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको भी पता है उसने कुछ गलत करा है, और उसने बहुत गलत करा है, एक ना एक दिन तो इसका हिसाब होगा। क्या उनके माइंड में ये फीलिंग होती है कि एक ना एक दिन तो हिसाब होगा? जिन क्रिमिनल से मेरी डीलिंग रही है वो नहायत बेशर्म, मोटी खाल के, अव्वल दर्जे के क्रिमिनलिटी से परिपूर्ण। चाहे वो टेररिस्ट हो, ISI प्लेन, वो कहता है कि साहब हम तो दुनिया को सुधार रहे हैं, हम जो कर रहे हैं असली यही है, यही असली लड़ाई। हाँ ये लड़ाई है। और एक दिन आएगा जब आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो आपको सुन करके मतलब मन तो ये आता कि उठ करके तुरंत वहीं निपटा दें इनको। तो आदमी को अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। ये तो हुआ एक ब्रांड। दूसरा ब्रांड ये होता है कि पैसे की बात, कि साहब इज्जत के साथ जीना तो सबका हक है। समाज ने हमें जीने का मौका कहाँ दिया? मुझ में क्या कमी है? क्या देखने में मैं किसी से कम हूँ? पढ़ाई में किसी से कम हूँ? मौका नहीं मिला तो क्या हमको हक नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा है, जिसने हमारा हक छीन करके हमारी थाली जो हमारे बेटे के पास जानी थी छीन ले, तो मैं उसको छीन लूँ? कि ये किस दुनिया का तर्क आप दे रहे हैं? ये कहाँ का तर्क है? आप मेहनत मजदूरी करते, नौकरी करते, नौकरी ना मिलती, आप और दूसरा प्रयास करते, बिजनेस करते, आपने करा धरा कुछ नहीं। आते ही स्टूडेंट लाइफ में आपको लग गई शराब और अय्याशी की आदतें, खर्चे आपके पूरे नहीं हुए तो आप करें, अब आप उसका जस्टिफिकेशन आप ऐसे दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्रिमिनल भी मिला है, लेकिन उसकी संख्या 1% होती है जिसको अपने किए पे पश्चाताप हो, ग्लानि हो। बाकी सब तो उसी कहते हैं कि साहब मेरे साथ दुनिया ने नाइंसाफी की है, ये मेरा जो जज्बा है वो पाक और साफ है, और मेरे जो भावनाएं हैं वो बड़ी पवित्र हैं। तो पवित्र है तो फिर जो पवित्रता हम दिखाएंगे, फिर उसके भोगने को भी तैयार रहो। इनकी आइडियोलॉजी होती क्या है? मतलब अगर कोई माफिया बन रहा है, कोई गैंगस्टर है, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है? वाई ही इज डूइंग दैट? सिर्फ इसलिए कि एक अभी मिर्ज़ापुर एक वो आई थी वेब सीरीज, उसमें एक डायलॉग था कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है, कि वो पावर मिल जाती है, वो गेट्स ओपन हो जाते हैं,
या फिर जैसे आपने बताया कि भाई मेरे साथ ये हुआ था इस वजह से मैं ऐसा बन गया? वो सब है बकवास। हम्म, लोग भूखे मर जाते हैं, क्राइम नहीं करते हैं। राइट। और यहाँ पर ज़रा सा आपको किसी ने कह दिया कि घूर दिया और ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, जातीयता हुई, हम्म, और आप लगे मास मर्डर करने, हाँ। लगे बैंक लूटने आप, हम्म, और तर्क आप ये दे रहे कि मेरे साथ समाज ने बड़ा अन्याय किया। हम्म, मैं क्रिमिनोलॉजी बहुत पढ़ता हूँ और मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों की मनोवृत्ति ही होती है कि अपने क्राइम और अपने पाप के ऊपर आवरण रखने के लिए, उसको न्यायोचित ठहराने के लिए इस तरीके के कुतर्क प्रस्तुत करते हैं और गलत सलत पूर्वाग्रह से पूरी तरीके से उत्प्रेरित कुतर्क देते हैं जिसका कोई सर है न पैर है। क्या ये चीज़ मानी जा सकती है कि दैट इतने ब्रूटल क्राइम्स करने के बाद ये इनकी जो साइकिक स्टेट है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है मतलब नॉर्मल लोगों से? क्यों नहीं होती? साइकिक स्टेट डिस्टर्ब तो होती है, क्योंकि मैंने इनको जब मैं देखता हूँ, मैं हर अपराधी के साथ जब बैठता हूँ हाँ, तो उसकी, आप जिसमें बात कर रहा हूँ तो सरफेस टू सर्विस है, बिल्कुल। लेकिन जब मैं क्रिमिनल के सामने बैठता हूँ तो हम्म, एक एक चीज, जैसे कहते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई जिसकी होनी चाहिए। हम्म, आप क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, आपका चश्मा कौन सा है, हम्म, आपने दाढ़ी कहाँ ट्रिम कराई है, आपकी घड़ी कौन सी है, आपकी शर्ट कौन सी है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आप अपने फ़ोन को कितनी बार देख रहे हैं, घड़ी को कितनी बार हम्म, देख रहे हैं, जिससे कि ये मालूम पड़ जाए कि आपकी जीवन की प्राथमिकताएं क्या रही हैं। हम्म, उन प्राथमिकताओं के आधार पर जब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक हम पेन पिक्चर तैयार करते हैं आपकी आंख के पीछे जा करके, हम्म, आपकी आंख के पीछे जा करके आपके माइंड की वायरिंग को पकड़ते हैं। हम्म, आपकी माइंड की वायरिंग को जब पकड़ते हैं तो आखिर बलात्कारी बलात्कार क्यों होगा? क्षणिक सुख के लिए, या एक विजेता, या एक सैडिज्म, या तीनों? एक आदमी सीरियल किलर बना, क्यों बना? उसको क्या आनंद आता है? गुड्डू पहाड़ी सीरियल किलर लखनऊ, हम्म, वो जा करके हत्या करता है, फिर 6 कदम पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर 3 गोली, फिर लाश को मारता है। हम्म, क्यों करता है गुड्डू पहाड़ी? इन सब हम्म, चीज़ों के इनके जवाब तभी हैं जब आप मन मस्तिष्क में जाते हैं तो अंतर जो हिंसा है, और हिंसा, प्रतिशोध, और ये दिखाना कि मुझसे बड़ा बाहुबली, ये मुझसे ज़्यादा सुपरमैन, मुझसे ज़्यादा बैटमैन कोई है नहीं, अपने को बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ प्रूव करने के, ये सब है हथकंडे। हम्म, ठीक है, अब आप कहेंगे तो इनकी काउंसलिंग, ये काउंसलिंग से सुधरने वाले नहीं हैं। नहीं। ये इनका जो है शठे-शाठे, इनका इलाज जो कानून की किताब में है। लॉ एंड हमारे ऑर्डर। बाकी जो सोशल साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपना काम करें, उनको भी साधुवाद। लेकिन मेरा जो काम ये है, या तो आप जेल में जाएँ, आपको होनी चाहिए फांसी, या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास वो नहीं कि नेक चलनी में आप छूट के आ गए 6 साल में। आजीवन कारावास मतलब जीवन के समापन तक आप वहीं कारावास में रहें। हम्म, अगर भागने की कोशिश करें तो फिर पुलिस मुठभेड़ में मारे भी जाएँ। ये जो सारी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, सारी चीज़ें, आपके हिसाब से आपने बहुत लंबा सर्व करा है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ है। क्या संशोधन होने चाहिए, क्या मेजर चेंजेस आपको लगता है होने चाहिए कि जिससे ये चीज़ें और बेटर हो सकती हैं? देखो हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि दैट यही होने से बेटर होगा, बट हाँ, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बेटर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करा जा सकता है, बेटर सेफ्टी नागरिकों को दी जा सकती है, और जो ये क्रिमिनल्स बनते हैं, ये ना बने। प्रतीक जी, आपके सवाल के फिर मैं कहूँगा बहुत आयाम है। बिल्कुल। अगर हम यूज़ करें कि सबसे पहले कि क्राइम को प्रिवेंट करें, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं? क्रिमिनल इंटेलिजेंस हो, हुँ, अच्छा नेटवर्क हो इंटेलिजेंस का, हुँ, और उसके लिए ज़रूरी है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कम्युनिटी पुलिसिंग, और थर्ड जो आज का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, हुँ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। हुँ, एआई और मशीन लर्निंग आपको ये ताकत देता है कि आप प्रिडिक्टिव, आप जैसे नोएडा पे ले लीजिए, आपकी सोसाइटी है सेक्टर 105 में, ब्लू फिल्म बन रही है, थाने को मालूम नहीं है। हुँ, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी बुद्धि और अपने कम्युनिटी पुलिसिंग का एक्सपेरिमेंट करते, आपको मालूम पड़ जाता किस फ्लैट में क्या चल रहा है। आपको ज़रूरत नहीं है एआई की, मशीन लर्निंग की और ड्रोन टेक्नोलॉजी की। राइट। आपको बेसिक कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। आप वहाँ पर जाके सिक्योरिटी वालों से दिन में 2-3 बार बात करें कि भाई तुम्हारे फ्लैट में कितने लोग हैं, कहीं कोई सस्पिशियस है, कहीं कोई संदिग्ध है। तो एक पुलिस एजेंसी बनाती है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, सार्स। उसके आधार पर जहाँ भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, लड़कियाँ आ रही, लड़कियाँ जा रही हैं, लोग कैमरा कर रहे हैं। आपके यहाँ कल तक वो टू व्हीलर नहीं था, आज आपके यहाँ हाई एंड व्हीकल्स खड़ी हुई हैं, ये सस्पिशियस एक्टिविटी आता है। बहुत लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपके यहाँ, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। हुँ, आप देखना चाहें तो अब ये आगे इंटेलिजेंस, अब प्रिवेंशन, सर्वेलेंस, बिल्कुल। एसएसपी शब्द याद रखिएगा, सर्वेलेंस, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स एंड पेट्रोलिंग, ये 3 अब चीज़ें ये भी लुप्त होगा। अब इसके लिए तो एआई की ज़रूरत है नहीं, हुँ, इसके लिए तो नहीं। जो बेसिक कंसेप्ट पुलिसिंग का है, फील्ड पुलिसिंग, एरिया डोमिनेशन,
एरिया डोमिनेशन चाहता है कि आप ज़रा मौजूद रहें, सड़क पे खड़े हों, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, लोगों से पूछें, बोले कम सुने ज़्यादा। ठीक? अब आपके सब एफर्ट करने के बाद फिर भी क्राइम हो गया। अब क्राइम हो गया तो कम से कम इतनी कृपा तो आप कर लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ कर लीजिए कि सारा एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट को सेटिस्फाई करके आप कन्विक्शन करा दें। कन्विक्शन करा दिया तो ठीक, नहीं करा तो कम से कम अपील कीजिए, और क्यों एक्विटल हुआ तो आप ये देखिए कि जिसने गलती की है रिश्वत लेके या लापरवाही से या ना तजुर्बेकारी से, उसके खिलाफ एक्शन ले लें आप। और फिर भी मान लीजिए 10 साल बाद उसका बरी हो जाता है और जेल से छूट के आता है, तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, हिस्ट्री शीट का खुलना, निगरानी, नेक चलनी, हर 15वें दिन पुलिस वाले जाके पूछे कि भैया कल्लू बाबू आप जेल से छूट के आ गए हो, तुम्हारी जरिया आमदनी क्या है, तुम्हारी सोहबत क्या है, तुम्हारे पैसे कहाँ से आते हैं, तुम्हारे पुराने गिरोह में कितने लोगों के यहाँ तुम जाते हो वो आते हैं। ये तमाम चीज़ें बनी हुई है इंक्वायरी स्लिप ए और बी कि बिल्कुल जब तक मर नहीं जाएगा तब तक उसके ऊपर पुलिस का साया बना रहेगा। आपने कभी सुना है ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं? नहीं। क्योंकि वो सब चीज़ें मानती हैं मेहनत, और मेहनत करने में जब हम एसी में बैठेंगे तो हमसे मेहनत उतनी नहीं हो पाएगी। राइट। तो पहले एसी से कोई मेरी शिकायत नहीं, एसी में ज़रूर बैठिए, लेकिन जब धूप में जाना हो 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे और पेड़ के नीचे रहना पड़े 1-2 दिन, तो आप उसके लिए भी समर्थ और सक्षम रहें। तो पूरी जब आपका नेटवर्क इस तरीके से होगा तो आप सफल होंगे। क्राइम क्रिमिनल्स के ऊपर आपका वर्चस्व रहेगा, अपर हैंड रहेगा, और नहीं रहेगा तो क्राइम क्रिमिनल्स आपकी छाती पे मूंग दलेंगे फिर। बिल्कुल। कोई लाइफ लेसन सर आप अपनी जर्नी से हमारे यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहें? कोई लाइफ लेसन जो आपको लगता है कि उनकी मदद करेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में? मगर निचोड़ में मुझे 5 सेंटेंसेस कहने पड़े। बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। आप एंटिसिपेट कीजिए कि क्या होगा। और एक ज़माना था मीडियोक्रिटी, मुझे हाई स्कूल में 65% नंबर आए तो मेरे पिताजी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। आज 65% आएंगे तो आपका किसी स्कूल में दाखिला नहीं होगा। बिल्कुल। मीडियोक्रिटी इज द बिगेस्ट सिन, यू हैव टू बी एट द टॉप वेरेवर यू आर। तो इफ यू आर लेस देन 99% तो ज़रा अंतर मंथन का समय आ गया है। टू बी द बेस्ट वेयर यू आर। एंड सक्सेस, कामयाबी कभी रियायत पे या बाय वन गेट वन फ्री पे नहीं मिलती है। कामयाबी और एक्सेलेंस आती है बाय डिवोटिंग 15 आवर्स अ डे। अगर स्टूडेंट हो तो, पुलिसमैन हो तो, क्रिकेटर है तो, अगर 15 घंटे से कम निवेश आप कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी और ध्यान में जाइए। लेकिन स्टूडेंट हो 15 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, क्रिकेटर है 15 घंटे से कम पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, बॉक्सर हैं तो 15 घंटे से कम कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो फिर आप मान के चलिए आप 65% भी रह जाएंगे। वो मुकाम आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास या चैंपियनशिप मटीरियल आप बने। उसके बाद बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी साइलेंट। आपका सबसे बड़ा गुण और आपकी प्रतिभा के ऊपर ग्रहण जो लगा रहा है वो योर एडिक्शन टू सोशल मीडिया। वो एक नेसेसरी ईवल है। गिव योर सेल्फ 1 आवर टू सोशल मीडिया, उसके बाद आत्मघात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर द प्रीशियस टाइम। एंड आपने हमारे इस कॉन्वर्सेशन में काफ़ी सारे आयाम निकले, काफ़ी सारी बातें निकली हैं, एंड मुझे लगता है कि दैट वो लोगों को लिए बहुत नॉलेजेबल भी रहेंगी, और कुछ ऐसे निर्देश भी आपने दिए हैं जो जिनका फॉलो करेंगे वो तो लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज आपने एक जर्नी को जिया लाइफ की, अपने हिसाब से अपनी जर्नी को बनाया है, एंड वो काबिल तारीफ़ है। हम बहुत बड़े आपके प्रशंसक हैं, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, एंड आपने अपना जो प्रीशियस टाइम दिया है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना कहूँगा, जय हिंद। थैंक यू प्रतीक। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस योर पाथ। बड़ा आनंद आया, पता भी नहीं लगा कैसे इतना समय निकल गया। मैं फिर आऊँगा, फिर आपको बंधक बनाऊंगा, आपके मानवाधिकार का हनन करूंगा। बिल्कुल। लेकिन जो आखिरी अंश था, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो लेसन्स मैंने आपको 35 सेकंड में दिए उसको सीखने में मुझे 60 साल लगे। दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग सर। तो मैं बच्चों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पूरा उपभोक्तावादी समाज आपको बेचने के लिए बेताब खड़ा है परी चौक पर। बिकिएगा मत, तपस्या कीजिए। जिसने तपश्चर्या किया जीवन में वही आगे विजेता बना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू। सो अभी हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी मिस्टर विक्रम सिंह जी। उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया आज लाइफ लेसन में, एंड उनसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ अनसुनी कहानियाँ भी सुनी हमने। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब से भी ज़्यादा मेरा इस पॉडकास्ट को बनाने का उद्देश्य है आपको नॉलेज देना,
आपके जीवन शैली में कोई परिवर्तन लाना, ताकि आप भी समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें। समाज के लिए ना करें तो अपने लिए ज़रूर बेहतर करें, कुछ अच्छे डिसीजंस लें अपनी लाइफ में, ताकि आपको इन सब चीज़ों का कभी सामना ना करना पड़े। आपका जीवन कुशल मंगल हो, आप बहुत अच्छे से लाइफ में जिएँ और अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें। तो अगर इस पॉडकास्ट से आपने कुछ भी सीखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और सर ने लास्ट में 5 लेसन्स दिए हैं और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि इन लाइफ लेसन्स को सीखने के लिए उनको 60 ईयर्स का टाइम लगा। तो 35 सेकंड लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक पूरा पॉडकास्ट देखा है तो उन बातों को अमल करिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो एंड अपना प्यार दिखाइए। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमारी टीम को बहुत इंस्पायर करता है। आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट और प्रयास करते रहने के